नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली करंट अफेयर्स जो आप देखेंगे तो आप लोगों के बीच में दिसंबर 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूं और ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है। परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है, ध्यान से देख लीजिएगा। आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया हूँ, जाके देख लीजिए। कुछ फ्रेंड्स पहले क्या करते हैं, टेलीग्राम चेक नहीं करते, कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, सर पीडीएफ दीजिए। भाई कंप्लीट बुकलेट इसका दे चुका हूँ, कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे, इसलिए आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप सबको पता है पहले की तरह आपको जो कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ करंट अफेयर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग जो है बिहार स्पेशल के सारे करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, है ना, युद्धाभ्यास और महत्वपूर्ण दिवस, उसके थीम, खेल में सारे खेल को कवर करने वाले हैं और कुछ जो है हम लोग विविध वाला सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और पूरा करंट अफेयर्स आपके मुट्ठी में हो जाएगा इस मंथ का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे, सर करंट अफेयर्स हमें कितने दिनों का करना चाहिए? देखो भाई, वैसे तो करंट अफेयर्स आपको 12 महीने का अच्छे से करना है, लेकिन अभी चूंकि टाइम अब कम है आपके एग्जाम में, खासतौर पे जो लोग दरोगा दे रहे हैं, है ना, दरोगा दे रहे हैं, या फिर आप एईडीओ दे रहे हैं, बीपीएससी एईडीओ दे रहे हैं, या सीजीएल 4 देंगे, तो आपको पिछले 6 महीने का जो डिटेल वाला जो मैं करवा रहा हूँ ये तो बहुत अच्छे से करना ही चाहिए। बाकी 6 महीने का आप वन लाइनर जो मैं करवाया हूँ उसको कर लीजिए, बोनाफाइड बन जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हो, ये बिहार स्पेशल का पहले करंट अफेयर्स हम लोग पूरा करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, अप्रेंटिसशिप एम्बेसडर डिग्री प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे कहते हैं भाई AEDP। तो बिहार में देखा जाए तो ये प्रोग्राम कितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शुरू होने जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, बिहार के 5 जो है विश्वविद्यालय और 11 जो है महाविद्यालय में शुरू करेंगे 25-26 के लिए। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है इसका उद्देश्य क्या होगा और ये AEDP है क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप एम्बेसडर डिग्री प्रोग्राम एक नवाचार 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है, जिसमें कक्षा शिक्षण को पूर्णकालिक अप्रेंटिसशिप शैक्षणिक से जो है यहाँ पे जोड़ा गया है। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाना, छात्रों को उद्योग संबंधित कौशल और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूछे जा सकते हैं, कितने विश्वविद्यालय और कितने महाविद्यालय में शुरू होने जा रहा है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता ही है, मखाना महोत्सव 2025। तो आपसे प्रश्न यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं कि भाई आप बता दो कि मखाना महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया, किसके द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस लाइन को देख लीजिएगा, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं पटना के ज्ञान भवन गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया, मखाना महोत्सव का, है ना। और ये कब से कब तक किया गया था, ये भी डीटीपी कभी पूछ लेता है। तो 4 से 5 अक्टूबर 2025 में, है ना। और इसी आयोजन में आप देखेंगे तो एक शब्द आपको दिखेगा, मखाना संस्कृति से समृद्धि, शीर्षक से जहाँ पे रिपोर्ट भी जारी किया गया। इसका शीर्षक पूछा जाए तो ये माइंड में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उद्देश्य क्या है भाई? तो बिहार को मखाना उत्पादन में क्या करना, अग्रणी बनाना और इसके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर जो है बढ़ावा देना है। इसमें केंद्र सरकार का अहम योगदान है। आप सबको पता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 475 करोड़ की लागत से मखाना बोर्ड का स्थापना भी किया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं कि भाई अच्छा ये बता दो कि मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में हमारे पीएम द्वारा कहाँ पे किया गया? तो भाई बिहार के पूर्णिया जिला में, ये पूछे जा सकते हैं। हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इसके बारे में डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के पूर्णिया जिला में, बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना पूर्णिया जिले में किया गया हमारे पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितना? तो आप देखेंगे 2500 करोड़ की राशि वितरित किया गया। अब ये क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितना? तो 25 लाख, ये डेटा ध्यान रखिएगा, 25 लाख महिला लाभार्थियों में कितना? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, 2500 करोड़ की राशि जारी किया। लाभार्थी की संख्या इसमें देखा जाए तो बिहार राज्य के कितने महिला के लिए? तो 25 लाख महिलाओं के लिए शुरुआती राशि जो है 10,000 दी गई, है ना। और
इसके बाद इसमें बोला गया कि भाई फिर से आपको स्वरोजगार के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपया जो है फिर से इसमें सहायता मिलेगा। अब जीविका दीदियों का लाभ इसमें क्या क्या मिला है आप सबको मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, इस योजना के तहत जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े कितना, तो 1.40 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए भी यह राशि दिया गया है, आप सबको पता ही होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिंपल सी बात है कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, है ना, स्वावलंबी बनाना और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना मेन उद्देश्य है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 27 सितंबर 2025 को बिहार है भाई, ध्यान रखना, बिहार के किन 2 नए जलाशय को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बिल्कुल ये जो है अभी हाल फिलहाल में बिहार के 2 नए जलाशय को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया। एक तो आप सबको पता है बक्सर में है, ध्यान रखिएगा, गोकुल जलाशय, और दूसरा है उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है। तो दोनों को जो है किसमें, तो रामसर सूची में शामिल किया गया। और 2025 में बिहार में रामसर साइट जो है ना काफ़ी तेजी से वृद्धि हो गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना रामसर स्थल हो गया है बिहार में, तो 6 हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद भी गोकुल जलाशय और उदयपुर झील के बाद भी एक गोगा झील जो है कटिहार में है, वो भी जोड़ा गया है ना। तो लिख दो यहाँ पे, क्या, चलो लिख ही देता हूँ। तो बिहार में जो टोटल रामसर स्थल है ये लिख लीजिएगा। तो पहला तो आप सबको पता है कांवर ताल झील है, बेगूसराय में है। तो एक तो है ये भाई कांवर ताल झील। दूसरा जो है ये बेगूसराय जिला में, ध्यान रखिएगा, ये ना बेगूसराय में है, बेगूसराय जिला। दूसरा जो है भाई नागी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य। और तीसरा जो है नकटी नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जमुई में है ना। तो जाहिर सी बात है ये रामसर स्थल में ऑलरेडी शामिल किया गया है। चौथा कौन सा है, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय, और ये कहाँ पे है भाई, तो बक्सर जिला में है। पांचवा कौन सा है, उदयपुर झील, उदयपुर झील, और ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी चंपारण में है ना। और छठा कौन सा है भाई, गोगा बिल झील, गोगा बिल झील, और ये कटिहार में है, ठीक है, कटिहार में है। तो बिहार में टोटल अभी रामसर स्थल की बात कर ले तो ये 6 है, ठीक ना। कौन कौन सा है भाई, कांवर ताल झील, नागी नकटी अभयारण्य जमुई में है, ठीक है, पक्षी अभयारण्य है ये नागी नकटी, और गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा बिल झील, ठीक ना। तो अब माइंड में रखिएगा और गलत मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला कि बिहार की पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से जो है भूतनाथ स्टेशन तक का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, बिहार के राजगीर नालंदा जिला में आता है, आपको पता ही है। तो नालंदा स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भैया ये 5 अक्टूबर 2025 को किया गया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये दीपक आनंद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 4 से 5 अक्टूबर 2025 को मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ज्ञान भवन पटना में, अभी आपने देखा। लेकिन मखाना बोर्ड का स्थापना मैंने आपको बोला कि पीएम मोदी द्वारा कहाँ पे, तो बिहार के पूर्णिया में जिले में जो है किया गया, आप सबको पता ही है ना, मखाना बोर्ड की स्थापना हमारे पीएम के द्वारा, ठीक है ना। 15 सितंबर को ना, 15 सितंबर को किया गया था, 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में, है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीए कहते हैं के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हर्षवर्धन को किया गया। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसआईआर कहते हैं, कितना ये न्यूज़ में था आप सबको पता ही है। तो कार्यक्रम के तहत प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता पंजीकृत है, तो भाई 7.42 करोड़ है ना, लगभग 7.5 करोड़। फ्रेंड्स अगला सेक्शन है आप लोगों का राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, अगला जो सेक्शन हम लोगों का है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चक्रवात मोथा अभी हाल ही में चर्चा में था, तो भाई डायरेक्टली तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, चक्रवात जो है मोथा किस राज्य को देखा जाए, किस राज्य के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया, तो आंध्र प्रदेश। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 को चक्रवात मोथा ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, है ना। अब थोड़ा सा मोथा के बारे में देख लेते हैं। तो यह जो है एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ जो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा था। प्रभावित क्षेत्र यहाँ से पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है राष्ट्रीय घटनाक्रम का, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये पूछे जाएंगे कि भाई इसका जो है आयोजन कहाँ पे हुआ और कब हुआ। तो पहले ध्यान रखिएगा, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन जो है हुआ है 30 से लेके 31 अक्टूबर 2025 को भारत मंडपम
प्रगति मैदान कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। इनके आयोजक कौन होगा, तो आप कहेंगे यह सम्मेलन भारतीय चावल निर्यातक के संघ, इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म है IREF द्वारा आयोजित वही किया गया, जिसमें वाणिज्यिक मंत्रालय केवल गैर वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। उद्देश्य क्या है, तो भारत के वैश्विक चावल निर्यात के रूप में क्या किया, तो स्थिति को मजबूत करना इनका मेन उद्देश्य है। अब देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइपिन और फोर्ट कोचिन को जोड़ने वाला भारत का ये पहला जलमार्ग सुरंग है, ये बन रहा है, ध्यान रखना। तो कहाँ पे, तो केरल राज्य में, ये केरल राज्य में बन रहा है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि केरल राज्य के पहले अंडर वाटर टनल का निर्माण शुरू यहाँ पे हो गया है काम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो वाइपिन है और फोर्ट कोचिन है, तो ये दोनों तो केरल में ही है, लेकिन कोचिन शहर के ना अलग अलग भाग है, दोनों को जोड़ेगा। यह परियोजना कोचीन के जो है व्यस्त शिपिंग चैनल के नीचे बनेगी और 16 किलोमीटर की जो है सड़क दूरी को घटाकर ये 3 किलोमीटर कर देगा, समझ रहे हो ना। इसमें देखा जाए तो 2.75 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग होगी, जिसमें देखा जाए तो लगभग 1.75 किलोमीटर बोर टनल मैं बोल रहा हूँ बोर टनल, और 1 किलोमीटर जो है कट एंड जो है कवर सेक्शन शामिल है, ठीक है। तो बस आपसे आपके परीक्षा के लिए दो चीज़ें पूछ सकते हैं कि किसके बीच में बन रहा है और ये कहाँ पे भारत के किस राज्य में बन रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब देखो ये रिपोर्ट जो जारी किया गया ना यार, बहुत ही मतलब कि डरावना रिपोर्ट है। देखो यह रिपोर्ट जो जारी किया गया, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 में वायु प्रदूषण संबंधी बीमारियों से लगभग देख सकते हो लगभग 2 करोड़ 2 मिलियन है, तो मतलब 2 करोड़ ऐसे बोल सकते हो, 2 करोड़ या 2 मिलियन मौतें हुई है, जो 2000 ईस्वी की तुलना में 2023 में कितना, तो 43% की वृद्धि दर्शाती है, जो कि बहुत ही भयावना है। और देख सकते हो मृत्यु दर जो है भारत में यहाँ पे जो हुआ है 1 लाख लोगों पर 186 मौतें हुई, जो उच्च आय वाले देशों के लगभग 10 गुना है। और आप देखेंगे तो उच्च आय वाले देशों में लगभग 17 ही मौतें हैं, कितना, तो 1 लाख में, है ना। राज्य का प्रभाव, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार भी शामिल है, पश्चिम बंगाल, तो पूछा जा सकता है। तो ये चारों राज्य मिला के 1 लाख से अधिक मौतें हुई है, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रुद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी माइंड में रखिएगा। क्या नाम है इसका, रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव बटालियन, शक्तिबान और यहाँ पे दिव्य शास्त्र नामक युद्ध संरचनाओं की स्थापना किया। क्या है इसका स्थापना करने का उद्देश्य, तो जाहिर सी बात है स्थापना करने का मेन उद्देश्य है कि सेना को अधिक चुस्त, तकनीक आधारित एवं बहुक्षेत्रीय क्षमता संपन्न बनाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ कि भारतीय सेना ने अपने महत्वाकांक्षी पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण अभियान, जिसका नाम है दशक परिवर्तन के अंतर्गत रुद्र ब्रिगेड्स, भैरव जो है बटालियन, शक्तिवान और दिव्य शास्त्र नामक नई युद्ध अवसंरचना या संरचना की स्थापना की घोषणा की। उद्देश्य मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि भाई रुद्र ब्रिगेड्स क्या है, भैरव बटालियन क्या है भाई, शक्तिवान एवं दिव्य शास्त्र के बारे में आपको बताना है ना। तो देखो भाई ये जो है रुद्र ब्रिगेड्स की मैं बात करूँ तो रुद्र ब्रिगेड्स की बात करूँ तो यह एकीकृत जो है ना ऑल आर्म्स जो है फॉर्मेशन है, जिसमें पैदल सेना, बख्तर बंद और तोपखाना इकाइयाँ जो है सम्मिलित है, माइंड में रखिएगा। भैरव बटालियन की बात करें तो इसमें लगभग 250 से अधिक है ना, लगभग 250 सैनिक वाली विशेष बहुक्षेत्रीय हमलावर इकाइयाँ हैं। वर्तमान में 5 बटालियन प्रशिक्षण में है, ठीक है। और इनकी शुरुआत जो है 2025 में सक्रिय हो जाएगा, 2025 में सक्रिय हो जाएगा। शक्तिवान और दिव्य शास्त्र की मैं बात कर लूँ तो आधुनिक तोपखाना इकाई, जिसमें दिव्य शास्त्र में पारंपरिक तोपों के साथ ड्रोन भी इसमें शामिल है, जबकि शक्तिवान जो है पूर्णतः ड्रोन आधारित है, कौन सा, शक्तिवान, है ना। और इसमें देखो और वार करो प्रणाली इकाई पर जो है ये काम करेगी, कौन सा, तो शक्तिवान, ठीक है ना, देखो और वार करो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य दृष्टिकोण का पहल। देखो पर्यटन मंत्रालय द्वारा उदयपुर में 2 दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के पर्यटन परिदृश्य को पुनः आकार देने हेतु जो है रणनीतियाँ तय किया। इसका उद्देश्य क्या है भाई, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना मेन उद्देश्य है। यह पहल केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की कितने नंबर का, तो देखो ये आप देख सकते हो 93 नंबर का वर्षगांठ मनाया गया। तो ये कब मनाया गया भाई, तो 8 अक्टूबर 2025 को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद जो कि यूपी में है, भव्य परेड व विभिन्न समारोह के साथ कितने नंबर का, तो 93 नंबर का वर्षगांठ मनाई गई भारतीय वायुसेना की। पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। इस बार का जो थीम था 93 नंबर का वर्षगांठ मनाया गया भारतीय वायुसेना का, तो थीम था इस बार भारतीय वायुसेना अचूक, अमेघ व सटीक। आज यह आकार व तकनीक क्षमता में विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारत की मैं बात कर लूँ तो समारोह स्थल आपको मैं बता ही दिया हूँ, हिंडन एयर स्टेशन गाजियाबाद वहीं पे हुआ।
और कैप्टन जो है आपको पता ही रहना चाहिए, जो परेड कमांडर ग्रुप जो कैप्टन थे चेतन प्रदीप देश पांडे थे। अब भारतीय वायुसेना के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IAF कहते हैं, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, है ना। और आज यह आकार व तकनीकी क्षमता में देखा जाए तो विश्व के चौथे स्थान पर हम लोग है ना। चलो, बिहार विधानसभा तिथियों की घोषणा किया गया, चुनाव हो भी गया है, आप सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। 243 सीटों पर चुनाव हुआ। तो प्रथम चरण जो हुआ ये पूछे जा सकते हैं। प्रथम चरण जो हुआ था 6 नवंबर को 121 सीटों पर, और दूसरा चरण हुआ था 11 नवंबर को 122 सीट पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले चरण पे 121 6 नवंबर को, दूसरे चरण 21 नवंबर 122 सीट पर, और मतगणना जो हो गया था 14 नवंबर को हुआ था। सरकार आप सबको पता है कि एनडीए को बना है, एनडीए का सरकार बना है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था। तो 1960 में पहले लागू कहाँ किया गया था सबसे पहले, तो ये भी ध्यान रखना। तो केरल विधानसभा का चुनाव हुआ था सबसे पहले, वहीं पर लागू हुआ था। विधानसभा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते भाई। अगला प्रश्न है, देखो भाई ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत का जो है यहाँ पे कितने नंबर का, तो 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश जो है सूर्यकांत को बनाया गया है ना। न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, सॉरी। यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, जो आपका काम का है मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, यह स्थान किसका लिया है, तो VR गवई का स्थान लिया है। और ये जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मैं बात करूँ तो ये कब तक रहेंगे अपने पद पर आसीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके जो कार्यकाल होंगे ये 24 नवंबर 2025 से कब तक, तो ये 9 फरवरी 2027 तक, लगभग 15 माह तक जो है CJ रहेंगे, ठीक है। माइंड में रखिएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1962 में हरियाणा के हिसार जिला में हुआ, और इन्होंने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में क्या किया भाई, काम भी इन्होंने किए हैं, ठीक है। न्यायिक यात्रा की बात करते हुए हिमाचल प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई है, ठीक है ना, 2019 में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं पुनः रिपीट करते रहा हूँ। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ये पूछे जा सकते हैं कब शुरू हुआ था, तो 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ, और इसमें देखा जाए तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का दूसरा चरण विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होगा। अंतिम मतदाता सूची जो तैयार बन के यहाँ पे प्रकाशित होगा भाई 7 फरवरी 2026 को, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो कौन कौन से राज्य और UT शामिल है भाई, जरा सा देख लो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात हो जाएगा, उसके बाद केरल, लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप के बाद मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। क्योंकि इन राज्यों में आप देखेंगे तो खासतौर पर तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, पुदुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। असम को विशेष नागरिकता व पंजीकरण नियमों के कारण शामिल इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं इसमें कौन से राज्य को शामिल नहीं किया गया, ठीक है ना। इसमें दस्तावेज के बारे में तो आप सबको पता ही है कि 9 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आधार कार्ड जो है केवल पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। नागरिकता या वायु प्रमाण पत्र, सॉरी वायु में बोलते माफी चाहते हैं, आयु होगा, आयु जो है प्रमाण पत्र के रूप में नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, विशेष गहन परीक्षण तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या है, तो भाई SIR जिसे, अच्छा इसका फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं SIR का, तो स्पेशल, इसका जो फुल फॉर्म होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIR कहते हैं। SIR की मैं बात कर लूँ तो निर्वाचन आयोग की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतदाता सूची का अद्यतन उसमें करना, इसमें त्रुटि जो होगा उसमें सुधार करना, नए मतदाताओं का पंजीकरण करना, नाम जोड़ना, और जो लोग ऑलरेडी जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके नाम हटाना, ये सब जो है इसमें होता है ना। अब देखो भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछे जा सकता है कि भाई कौन से उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति घोषित कर दिया है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, तो माइंड में रखिएगा। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति घोषित कर दिया है, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं पुनः कह रहा हूँ भाई, सभी लोग इसका प्रिंट आउट करवा लेना। प्रिंट आउट ऑलरेडी आपको, चूंकि ये जो आपको मैं दे रहा हूँ ये 6 मंथ का जो है ना आपको रट जाना है, 6 महीने का, कब से 6 महीने का आपका होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने वाला भी है ना। तो ये सभी मंथ्स का आपको प्रिंट आउट करवाना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और उसके बाद जनवरी ये मैं 25 वाला बात कर रहा हूँ ना, और ये जनवरी जो यहाँ पे लिखा हूँ ये 2026 का होना चाहिए, ठीक है। और जनवरी 2025 से लेके मई तक, मतलब कि जून तक, मान लीजिए जून तक आपको 1 लाइनर जो मैं दिया हूँ उसको पूरा करना है। इतना करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, दरों का होगा आपके मुट्ठी में। अगर आपको लगता है कि भाई अच्छा, एक मैगजीन मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो SPD 1 लाइनर के लिए भी यूज कर सकते हो तो करिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आना है, तो SPD को 1 लाइनर के रूप में कर सकते हैं प्रयोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावी अभियान में क्या है, तो AI जनित सामग्री के लिए गाइडलाइन जारी किया। 24 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा, आप सबको पता है चुनाव हो चुका है, सरकार भी बन चुके हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नई गाइडलाइन जारी किया था। बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में 4 वर्ष बाद पुनः जागृत हुआ 150 वर्षीय दरबार ट्रांसफर प्रथा, ये क्या है भाई, जरा सा देख लो।
तो जम्मू कश्मीर में उस सदियों पुराने प्रशासनिक रीति रिवाज जिसका नाम है दरबार मूव को पुनः लागू किया गया, जिसमें सरकार सर्दियों के मौसम में, आप यहाँ पे देखेंगे तो श्रीनगर से जम्मू और गर्मियों के मौसम में देखा जाए तो जम्मू से श्रीनगर राजधानी को बदलते हैं। कारण ये है, आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे जो राजधानी को कन्वर्ट करते हैं ना, श्रीनगर से जम्मू, फिर जम्मू से श्रीनगर, ये 2 बार चेंज करते हैं। कारण ये है कि भाई सचिवालय और सभी सरकार मतलब सरकारी कार्यालयों को साल में 2 बार ये स्थानांतरित करते हैं, 2 बार, साल में 2 बार स्थानांतरित करते हैं, सर्दियों में और गर्मी में, है ना। तो गर्मी के मौसम में राजधानी कहाँ पे होगा? श्रीनगर में होता है। और सर्दियों के मौसम में राजधानी कहाँ पे होगा भाई? और सर्दियों के मौसम में, दोबारा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, सर्दियों के मौसम में राजधानी श्रीनगर से जम्मू कर लेता है और गर्मियों के मौसम में जम्मू से श्रीनगर कर लेता है ना राजधानी, ताकि दोनों क्षेत्र का जो है प्रशासनिक और मतलब जो भी कार्य है, सरकारी कार्य और सचिवालय कार्य सुचारू रूप से चला सके, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रथा शुरू कब से हुआ है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रथा जो है दरबार मूव की शुरुआत 1872 में महाराजा गुलाब सिंह ने की थी, ध्यान रखिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर कश्मीर और लद्दाख को विविध भूभाग में प्रशासनिक या प्रशासन प्रभावी बना रहे। कुछ बेसिक बातें हैं। अब यहाँ पे ये जो फिर से पुनः जो लागू किया गया, तो मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि श्रीनगर शीतकालीन राजधानी और जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये भी आपको पता होना से प्रश्न पूछता है। 31 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के कार्यालय जो है बंद होकर 3 नवंबर को जम्मू में पुनः खोलेंगे, है ना। तो ये अभी माइंड में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति 2025। ये नीति क्या कहता है? तो ये नीति आपको साफ साफ यहाँ पे ये बता रहा है कि 8 अक्टूबर 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक विचार विमर्श हेतु जारी किया, है ना। बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन देख लो। गांधीनगर में भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, कहाँ पे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात के गांधीनगर में। देखो भाई, गांधीनगर में महात्मा गांधी या फिर महात्मा मंदिर ऐसे बोल सकते हो, गांधीनगर में महात्मा मंदिर में भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। तो ये पूछे जा सकते कहाँ पे? आयोजन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये महात्मा मंदिर जो आप देख रहे हो ना, ये गांधीनगर गुजरात में है और ये एक सम्मेलन केंद्र है ना। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मन में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस से भारत वापस प्रयास। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जिसका नाम है मनोज सिन्हा ने रूस के काल्मिकिया गणराज्य से, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, काल्मिकिया गणराज्य से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत वापस लाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। कौन? तो नाम आपने देख ही लिया है ना, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तिरुमलपुरम में लौह युग संस्कृति की खोज, है ना। तो तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा जो है, क्या नाम है इसका, तेनकासी जिले के तिरुमल्लापुरम क्षेत्र में की गई खुदाई के प्रथम चरण में लौह युग सांस्कृतिक या संस्कृति की जो है प्रमाण प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये बेसिक बात है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो कि आप देखेंगे तो 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्तियां मध्य प्रदेश के डोनी गांव में जो है कलचुरी काल की खोज यहाँ पे हुआ है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के, क्या नाम है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, डोनी गांव में राज्य पुरातत्व विभाग ग्वालियर के उप निदेशक जिसका नाम था PC मोहविया के नेतृत्व में अप्रैल 2025 से चल रहे उत्खनन में कितने नंबर, कौन से कितने पुराने हैं, 10वीं से 11वीं शताब्दी की 15 जो है दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुआ है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि भाई किस राज्य में और उस राज्य के कौन से जिला, और जिला तो मतलब कि दमोह है, गांव का नाम क्या है भाई, डोनी गांव है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस 2025 मनाया गया है, अभी आपको पता है ये 5 से 6 अक्टूबर 2025 को। आइए देखते हैं। तो देखो भाई 6 से 7 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, जिसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग IBC कहते हैं, इन्होंने सांस्कृतिक मंत्रालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्था के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस मनाया, है ना। तो ये पूछे जा सकते हैं कहाँ पे मनाया गया, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय विरासत संरक्षण में नीति परिवर्तन मतलब कि PPP मॉडल की शुरुआत यहाँ पे हुआ है। अब जरा सा देखो, भारत सरकार ने संरक्षित स्मारकों के संरक्षण हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब कि PPP मॉडल लागू करने की घोषणा की, जो स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक संरक्षण इतिहास में बड़ा बदलाव है ना। भूमिका को थोड़ा सा देख सकते हो, इसके बारे में लिख भी दिया हूं। तो ये जो है 1861 में स्थापित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI अब तक की कितना, तो 3700 प्लस स्मारकों के संरक्षण और अनुसंधान की जिम्मेदारी एजेंसी रही है ना। अगला सेक्शन है भाई आप लोगों का, जरा सा देख लो, आर्थिक परिघटना के सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला जो सेक्शन है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका नाम ही है आर्थिक घटनाक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो भाई यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 1 नवंबर से लागू हुए नए बैंकिंग नियम। तो भारत सरकार ने
क्या किया, तो बैंकिंग लॉज मतलब कि संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन प्रक्रिया को और अधिक जो है लचीला बनाने के लिए यह नियम लाया गया है। बेसिक सा है। उद्देश्य क्या है, तो नियमों का उद्देश्य है कि ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करना, दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना और बैंकिंग सेवा में जो है पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो इसलिए नया नियम जो है लाया गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की जो है कितने परसेंट का, तो 3% की वृद्धि। अब ये लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारत के कितने, तो 8 कोर सेक्टर का जो है ना संयुक्त इंडेक्स ऑफ 8 प्रमुख उद्योग मतलब कि ICI सितंबर 2025 में जो है पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 3% बढ़ा। अब अगस्त 2025 में जो रेट रहा है कितना, तो आप देख सकते हो 6.5%, सितंबर में घटकर 3% हुई और अप्रैल से सितंबर में कितना, तो 2.9% का वृद्धि रहा। अब देखो BPSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि PDF को प्रिंट आउट करवा लेना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत का स्थान है इसमें 9वां। क्वेश्चन है कि FAO ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 जारी किया गया, तो भारत का स्थान इसमें 9वां है। पहले स्थान में कौन सा है देश है भाई, जरा सा देख लो, तो पहले स्थान पर रूस है। चूँकि पूरे विश्व में अगर वन के मामले में देखा जाए तो भारत में वन जो है पूरे विश्व में बात कर रहा हूँ, तो ये भारत 9वें स्थान पर है। आइए देख लेते हैं ये कहता क्या है। तो कह रहा है कि देखो संयुक्त राष्ट्र के है ना खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा बाली मतलब कि इंडोनेशिया में, आपको पता होना चाहिए, तो बाली इंडोनेशिया में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 में देखा जाए तो भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में देखा जाए तो भारत अपना स्थान जो प्राप्त किया है, 9वां स्थान प्राप्त किया है। अब देखो दुनिया में कुल वन क्षेत्र जो है कितना है, ये हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 4.14 अरब हेक्टेयर है। पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत, तो 32% हिस्सा पर कहा जा रहा है पर वन है। भारत में देखा जाए तो कितना है भाई, जरा सा देख लो यहाँ पे, तो 72.74 लाख हेक्टेयर। विश्व का कितना प्रतिशत है, तो पूरे विश्व का जो है भारत में 2%, इस रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले नंबर पर कौन आता है भाई, रूस आता है, उसके बाद ब्राजील, कनाडा, ये सब है। भारत का स्थान इसमें 9th है इस रिपोर्ट में, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे भारत का संदर्भ थोड़ा सा और देख लो। केंद्र और राज्य सरकारों के अभियान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र, ये सब राज्य है, आप देख लो। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। अब ये क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन, भाई आप बता दो कि 16वें क्या हो रहा है यार, हाँ 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, UNCTAD बोलते हैं ना, ये 16वां का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो भाई अगर आयोजन पूछा जाए तो टिक कर लेना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से कौन हिस्सा लिया, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। भारत की मैं बात कर लूँ तो भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में कितना, तो 7% है ना, 7 प्लस जो है परसेंट, और वार्षिक GDP 7% प्लस वार्षिक GDP वृद्धि दर्ज की, जो कि ये पिछले 3 वर्षों में ये रहा इसका स्थिति। इस बार का थीम क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 16वें संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का ध्यान रखना, ठीक ना। तो इस बार का थीम था भविष्य को आकार देना, यहाँ पे देख सकते हैं, भविष्य को आकार देना, न्याय संगत, समावेशी और सतत विकास हेतु आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, इस बार का थीम था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ आयोजन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन प्रबल संभावना है यहाँ से आने का। अगला क्वेश्चन है, NPCI द्वारा AI संचालित UPI हेल्प लॉन्च। अब ये क्या कर रहा है, देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने AI आधारित सहायता सेवा नामक जो है UPI हेल्प की जो है शुरुआत की, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में UPI कहते हैं, पर भुगतान संबंधी एसोसिएट के त्वरित समाधान में जो है सहायता सेवा प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल होगा भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य। कौन सा ये है भाई, केरल राज्य है, ठीक है ना। और ये शब्द आप पकड़ो, क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, केरल सरकार ने घोषणा की कि राज्य जो है 1 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से चरम गरीबी से मुक्त घोषित किया जाएगा। केरल राज्य को देश का पहला राज्य बन जाएगा ये। केरल देश का पहला और विश्व का जो है ना, चीन के बाद दूसरा जो है चरम गरीबी मुक्त क्षेत्र बना है। नीति आयोग के अनुसार राज्य की गरीबी दर जो रहा है ना केरल का, बहुत कम लोग केरल में गरीब है, कितना है 0.7% है, समझ रहे हो ना। जो कि देश में, भारत देश में सबसे कम गरीब जो लोग हैं वो केरल राज्य में है। इस डेटा को माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, अगला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं वी राइज कार्यक्रम जो है किसने लॉन्च किया है ना। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, तो नीति आयोग के
महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म एवं जो है डीपी वर्ल्ड ने वी राइज, क्या नाम है इसका, वी राइज कार्यक्रम की शुरुआत की, है ना, ध्यान रखना। क्यों शुरुआत करेगा, तो जाहिर सी बात है महिला संचालित एमएसएमई निर्यात तैयारी, वैश्विक मार्केट तक पहुंच और विशेष कौशल एवं व्यवसायिक क्षमता को मजबूत करना, किसके लिए, महिलाओं के लिए। डीपी वर्ल्ड के जो है वैश्विक व्यवसाय एवं जो है लॉजिस्टिक नेटवर्क के सहयोग से 100 चयनित महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन और व्यापार सुविधा व परामर्श प्रदान किया जाएगा इसके तहत। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खनन मंत्रालय द्वारा राज्य खनन तत्परता सूचकांक की रैंकिंग जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो SMRI का उद्देश्य राज्यों का खनन सुधार को जो है लागू करने और तत्परता, पारदर्शिता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य है। मापदंड आप देख सकते हो, ये बेसिक बातें हैं। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, चूंकि इसमें मापदंड जो इसका है तो 4 मुख्य जो है मापदंडों नीलामी प्रदर्शन, इसी तरह से देखिएगा, 4 मुख्य जो है मापदंडों नीलामी प्रदर्शन, खान संचालन प्रारंभ करने की गति, नवीन अन्वेषण प्रयास और गैर कोयला खनिज के टिकाऊ खनन प्रबंधन पर किया गया है इसका, है ना। तो ए कैटेगरी में जो रखा गया है खनिज संपन्न राज्य जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न राज्य मध्य प्रदेश को कैटेगरी ए में, कैटेगरी बी में ये मध्य संसाधन वाला जैसे गोवा है, उत्तर प्रदेश है, और सी में सीमांत संसाधन जो कि पंजाब है। ये सब थोड़ा सा मन में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हालांकि बीपीएससी में यहीं से आ रहा है अब, है ना। बिहार दरोगा के लिए तो महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मुक्त व्यापार समझौता और किसानों, और रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार समझौता और किसानों के बीच अधिकारों पर खतरा। ये क्या कह रहा है, तो प्रकाशित रिपोर्ट में यह सामने आया कि मुक्त व्यापार समझौता के माध्यम से विकसित देश बीजों और जैव विविधता पर कड़े बौद्धिक संपदा नियम थोप रहे हैं, ठीक है ना, और जिससे किसानों के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और कृषि पर जो है कॉर्पोरेट नियंत्रण बढ़ रहा है। ये कुछ बेसिक बातें, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत के आर्थिक सुधार वैश्विक वृद्धि का इंजन, ये कौन बोला है, IMF बोला है। अब यहाँ से 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। IMF जो है वर्ल्ड बैंक वार्षिक, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, IMF वर्ल्ड बैंक वार्षिक बैठक में प्रबंधन निदेशक जिसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारत के आर्थिक सुधार की जो है सराहना की, जिससे भारत तेज वृद्धि दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी बना। भारत का पूर्वानुमान की बात कर लो तो IMF ने वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर कितना, तो आप देख सकते हो 6.6, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6.6% अनुमानित की। पिछले साल कितना था 2024 में, तो 6.4%, जबकि अप्रैल से जुलाई तिमाही में जो है GDP वृद्धि 7.8% रही है इसका वृद्धि। अगला क्वेश्चन है नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने हेतु तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, ये देख लेते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देख सकते हो नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार नवाचार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार की बात कर ले तो नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए जो दिया गया है अर्थशास्त्र में, 2025 में बात कर रहा हूँ, तो इसका नाम क्या है भाई, जरा सा देख लो। एक व्यक्ति का नाम है जोएल मोकियर, दूसरे व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिलिप अगियोन इसका नाम है, और तीसरे जो व्यक्ति हैं, 3 लोगों को 2025 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तीसरे व्यक्ति का नाम है पीटर होबी, हालांकि लास्ट में मैं इसका चार्ट भी दे दिया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा ना। तो इन्हें प्रदान किया गया है नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करने के लिए, इन्हें इस बार 2025 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है तीनों व्यक्ति को, है ना। क्या नाम है, ऐसे ध्यान रखो ट्रिक से, मोकियर, फिलिप और पीटर, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, माइंड में रह जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई IMF ने घटाया भारत की कितना 26-27 की GDP वृद्धि का अनुमान, किसने घटाया, IMF ने घटाया। कितना घटाया, तो देखो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में IMF को कई बार IMF का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। दोबारा सुनिए, पूछता है क्वेश्चन कई बार कि भाई IMF का फुल फॉर्म बता दो, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये को क्या कहना चाहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि अनुमान जो है 26-27 के लिए 20 बेसिक पॉइंट घटाकर जो है ना कितना, तो 6.2% कर दिया, जबकि 2025-26 के लिए 6.4 से 6.6 जो है अनुमान किया है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये IMF कहता है।
आईएमएफ के बारे में आप सबको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स जो वुड्स सम्मेलन था उसके दौरान हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसके जो सदस्य देश है 190 है। और आईएमएफ का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता, मुद्रा सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना इनका मेन काम है, ठीक है ना, आईएमएफ का। तो थोड़ा सा चर्चा करिएगा, सॉरी माइंड में रखिएगा, चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देख रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की नीली इकोनॉमी पर नीति आयोग की जो है यहाँ पे रिपोर्ट, नई रिपोर्ट। ये क्या कहते हैं, नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और जो है अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति रिपोर्ट जो है जारी किया है, जिसकी जो सदस्य है आपको मैं बता दूं, प्रोफेसर रमेश चंद और सीईओ जो है BBR सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया यह रिपोर्ट। ये कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे भारत में SEZ 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक, देखा जाए तो 11,098 किलोमीटर तक रेखा वाला है, जिसकी उत्पादक क्षमता जो है कितना है, तो 7.16 मिलियन टन है ना। तो इसे 3 चरणों में योजनाबद्ध किया गया है ना। तो पहला चरण जो है यहाँ पे 25 से 28 है, आधार निर्माण। दूसरा चरण जो है 29 से 32 है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। और तीसरा जो चरण है ये 2033 के बाद है, जो कि वैश्विक नेतृत्व है। अगला सेक्शन है आप लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। देखो भाई, चूंकि ये अभी विवाद में था, आपको पता होना चाहिए, भारत अमेरिका रूसी तेल आयात विवाद। ये क्या कहता है जरा सा देखो। तो अक्टूबर 2025 के अंत में भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल आयात को लेकर विवाद जो है और गहराया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूसी तेल आयात को पूरी तरह से बंद कर देगा, जबकि भारत ने इसे खारिज किया है और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिक बातें हैं भाई, तो किस लिए चर्चा में था, माइंड में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुनार नदी पर डैम का निर्माण का आदेश। क्योंकि भारत अफगानिस्तान को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में माइंड में रखिएगा। तो देखो 23 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के जो ना तालिबान सुप्रीम कोर्ट लीडर, जिसका नाम क्या है, नाम नहीं पता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, हिबातुल्ला अंखुदजादा इनका नाम है। इन्होंने कुनार नदी पर डैम निर्माण के आदेश दिया, जो पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण नदी है कुनार नदी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में बहती है कुनार नदी, माइंड में रखिएगा। अब देखो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि अफगानिस्तान के जल संसाधन पर संप्रभुता स्थापित करना और पाकिस्तान को जल आपूर्ति सीमित करना मेन काम है। तो पूछे जा सकते कुनार नदी किन दो देशों के बीच का विवाद है, या किन दो देशों के बीच में बहती है, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। तो भाई कुनार नदी अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान में भी बहती है, और इसी पे अफगानिस्तान के द्वारा कुनार नदी पर एक डैम बनाया जा रहा है, जिसमें भारत अफगानिस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन भाई देख सकते हो, वैश्विक तनाव के बीच रूस का परमाणु तैयारी का अभ्यास। अब देखो भाई, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मैं बात कर लूँ, अभी आपको पता है कि भारत दौरे पर आया था। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निरीक्षण में भूमि, समुद्र और वायु से रणनीतिक मिसाइल प्रक्षेपण सहित व्यापक परमाणु तैयारी का अभ्यास किया। उद्देश्य क्या है, तो देश की परमाणु निरोधक क्षमता की जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना इनका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है, इजरायली संसद की जो है पश्चिमी तट अधिग्रहण विधेयक को प्राथमिकी मंजूरी दिया गया है। अब इस लाइन को देखिए, तो इजरायली संसद, इनके संसद का नाम है क्नेसेट, अभी चर्चा में माइंड में रखिएगा, क्नेसेट इनके संसद का नाम है। तो इजरायली संसद क्नेसेट ने पश्चिमी तट पर इजराइल के कानून को लागू करने वाला विधेयक पारित किया है ना। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा, जिसे विश्व समुदाय द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य के राजभूमि के अधिग्रहण के रूप में देखा जा रहा है। यह वोट विधेयक बनने के लिए आवश्यक पारित 4 चरणों में पहला था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है ईरान की जो है आतंक वित्त पोषण विरोधी संधि की पुष्टि। ये क्या कहता है जरा सा देखो। तो ईरान के आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की, जो उसकी वैश्विक आर्थिक अलगाव को कम करने और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच बढ़ाने की कोशिश के तहत आई है। माइंड में रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तुवालू एक छोटा सा देश है जो प्रशांत महासागर में कह सकते हो द्वीपीय देश है ना। तो चूंकि तुवालू की बात कर ले तो ASEAN में देखा जाए तो ये अपना स्थान ग्रहण कर लिया और 90वें सदस्य देश जो है यहाँ पे बन गया है। तो ये क्या कहता है जरा सा देखिएगा, अभी चर्चा में था। तो तुवालू का ASEAN में 90वें सदस्य राज्य के रूप में प्रवेश हो गया है ना। तुवालू सरकार ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ मतलब कि IUCN की सदस्यता ग्रहण की, और इसका जो है कौन सा सदस्य राज्य बन गया, सदस्य देश बन गया, तो 90 नंबर का है ना। अब तुवालू के बारे में समझिए थोड़ा सा। तुवालू जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तुवालू 9 एटॉल का मतलब भाई ये 9 जो है छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी भूमि कंबल मतलब कि ये कितने भूमि को कवर किया है, तो लगभग यहाँ पे 26 वर्ग किलोमीटर
भूमि को कवर किया है, ठीक है ना। इतने कह सकते हो ये द्वीपीय देश है और 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये जो भूमि कवर जो आप देख रहे हो ना, ये जो कि द्वीपीय देशों के लिए यूज किया जाता है शब्द आपको पता होना चाहिए। बाकी जो बेसिक बातें हैं आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब जो आपके काम का चीज़ मैं बता देता हूँ। आईसीयूएन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ग्लेज स्विट्जरलैंड में है। बाकी चीज़ और जानना है तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण था बता दिया। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है साने तकाइची, इन्हें जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है भाई, ध्यान रखना। तो इसका नाम है साने तकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। जापान की संसद का नाम डाइट है ना। जापान की संसद को नेशनल डाइट भी कहा जाता है, जो द्विसदनीय है जापान की संसद। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है जापान में भी। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ के वैश्विक कार्बन टैक्स का अमेरिका द्वारा विरोध किया गया, ये क्या है भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के वैश्विक शिपिंग पर जो है कार्बन उत्सर्जन टैक्स जो है कर लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है ना। यहाँ पे आप सबको पता है कि राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम और टैक्स करार दिया और स्पष्ट किया कि अमेरिका इसका पालन नहीं करेगा। माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा तनाव पर भारत की कड़ी नज़र, आपने देखा था। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते संघर्षों, ये होगा ध्यान रखना, बढ़ते संघर्षों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अभी हाल फिलहाल में भारत अफगानिस्तान के संबंध को थोड़ा सा देख लो तो अफगानिस्तान या अफगान की बात कर लो तो अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत के दौरे पर रहे थे। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी को अपग्रेड कराने की घोषणा किया। बेसिक बातें। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी 10 प्रमुख समझौते और सहयोग का विस्तार। अब देखो प्रधानमंत्री मोदी, ये मोदी होगा भाई, ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति जिसका नाम है खुरेलसुख उखना ने कहाँ पे, तो नई दिल्ली में बैठक कर रणनीतिक साझेदारी के 10वें वर्ष में जो है संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाया और 10 समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो बेसिक बातें हैं। और उद्देश्य क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच साझा विजन के साथ बहुआयामी साझेदारी में विस्तार किया गया। तो बेसिक बातें हैं। और यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे ये कि भाई मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है। इसका नाम थोड़ा सा ऊटपटांग है, खुरेलसुख, इसका नाम ही है खुरेलसुख उखना, है ना। तो दोनों के बीच में भारत के जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच में, है ना, 10वें वर्ष की जो है व्यापारिक रणनीति का साझेदारी। ये हुआ कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन। अब देखो ये जो है 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति, इसका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, ने मिलकर गाजा युद्ध को समाप्त करने हेतु ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। देखो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था 27 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी के साथ हुआ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे, है ना। इस सम्मेलन में कौन से सम्मेलन, तो मिस्र में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन हुआ था, ये पूछे जा सकते हैं कितने तारीख को हुआ था, तो 13 अक्टूबर 2025 को, माइंड में रखिएगा। अगला सेक्शन है हम लोगों का, देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, देखो क्या कह रहा है कि रासायनिक आपात स्थितियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जो है नई दिल्ली में रासायनिक आपात स्थिति के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधनों पर 3 जो है विशेष प्रशिक्षण लॉन्च किए। अब उद्देश्य क्या है भाई, जरा सा देख लो। तो उद्देश्य है स्वास्थ्य पेशेवरों और आपात प्रतिक्रिया कर्मियों को समयबद्ध एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। बेसिक बातें हैं, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डीप फेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप फेक एआई कंटेंट लेबलिंग के लिए आईटी नियमों का संशोधन प्रस्ताव, ये क्या है भाई, जरा सा देख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी किया है। तो ये पूछे जा सकते हैं, न्यूज़ में था। इसका दायरा ये है भाई कि 50 लाख से अधिक उपभोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें जिम्मेदार है ना, जैसे यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सब इसमें आ जाता है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, नई खोज सिनेपिक एसिड से कौन सा, तो मधुमेह जो है घाव उपचार में नई संभावना। आप जरा सा देखिएगा तो नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने
सिनेपिक एसिड को मधुमेह जनित घावों को उपचार हेतु एक प्रभावी यौगिक के रूप में खोजा है। कौन खोजा है? नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने। माइंड में रखिएगा, क्या नाम है इसका? सिनेपिक एसिड। पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। ये क्या है? यह प्राकृतिक यौगिक विभिन्न खाद्य पौधे में पाया जाता है और यहाँ पे देखिएगा तो डायबिटीज, फूड अल्सर जैसी जटिलताओं के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है। अब खुराक आप चाहे तो देख सकते हो, इतना जरूरी नहीं है, जो काम का चीज़ है वो बता दे रहा। अब देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो चांग-ई 6 मिशन के नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड अवशेष की खोज। तो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं चांग-ई मिशन किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई चाइना के द्वारा। ध्यान रखना। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख सकते हो। चांग-ई 6 मिशन के नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड के अवशेष की खोज। ठीक है ना, आपने देख लिया। अब जरा सा देख लो एक बार, चीनी वैज्ञानिक ने चांग-ई मिशन 6 द्वारा लॉन्च चंद्रमा टिम्पलों की जांच में दुर्लभ, ये जो आप सीआई देख रहे हैं, सीआई कंड्राइट उल्कापिंड अवशेष की खोज की। ये जो सीआई कंड्राइट देख रहे हो ना भाई, तो यहाँ पे सीआई का मतलब कार्बोनेशियस हो गए ना। कार्ब यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कार्बोनेशियस होता है, सीएस। जो ये जो उल्कापिंड का दुर्लभ उल्कापिंड का खोज किया गया ना, उसमें पाया जाता है ना सीआई। जो कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट उल्कापिंड में, जो कंड्राइट उल्कापिंड है ना, उसमें सीआई की अधिकता है। ठीक है ना, तो ये पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। बाकी आप देख सकते हो। निष्कर्ष क्या है भाई? तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो नमूना संग्रह जो है, जैसे 2024 में चांग-ई 6 अभियान द्वारा चंद्रमा के दूरस्थ हिस्सों से कितना, तो आप देख सकते हो 1935 है ना, 1935.3 ग्राम ये चंद्र नमूना वापस लाया गया था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी मतलब चंद्रमा पृथ्वी मूल तंत्र में कार्बन युक्त कोडराइट के टकराव इतिहास पहले की अपेक्षा अधिक बताया जाए, और कई सारे और जो है गतिविधियाँ देखने को मिला है। माइंड में रखिएगा, जो काम का है मैं आपको बता दूँ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे दरअसल देख लीजिए, मैं बता ही देता हूँ है ना। क्वेश्चन कौन सा है? ओपन एआई है ना, ओपन एआई का चैट जीपीटी एटलस ब्राउज़र लॉन्च हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो ओपन एआई जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगठन है ना, तो माइंड में रखिएगा। तो देखो, ओपन जो है ना, ओपन एआई ने चैट जीपीटी एटलस नामक नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है। पूछे जा सकते हैं कि भाई अभी हाल ही में किसने जो है नया वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है, जिसका नाम है चैट जीपीटी एटलस है ना। तो पूछे जा सकते हैं, जिसे गूगल क्रोम का सीधा प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। चैट जीपीटी एटलस क्या है भाई? तो चैट जीपीटी एटलस जो है एक पूर्ण विशेषता वाला वेब ब्राउज़र है, जिसमें चैट जीपीटी को सीधे ब्राउजिंग अनुभव में जोड़ा गया है। उपयोगकर्ता किसी भी वेब पेज पर बिना टैब बदले एआई से संवाद कर सकता है। तो ये अच्छी बात है भाई, इसमें फीचर अच्छा फीचर है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो आयुष मंत्रालय की पहल है। तो माइंड में रखिएगा। देखो यहाँ पे अस्थि सुशीरता, इसे इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो भाई अस्थि सुशीरता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम हेतु तो आयुष मंत्रालय की आयुर्वेदिक पहल। थोड़ा सा देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। देखो आपके कैसे, चूंकि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, माइंड में थोड़ा सा रख लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, 2 बार 3 बार आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखो 20 अक्टूबर 2025 को आयुष मंत्रालय ने विश्व अस्थिर सुशीलता है ना दिवस के अवसर पर, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, पर अवसर पर जो है वृद्धजनों और रजोनिवृत्त। अच्छा, रजोनिवृत्त से मतलब यहाँ पे होगा कि महिलाओं में मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद होना, आप समझ रहे हो ना। तो आमतौर पे ये 45 से 55 साल की उम्र में होता है महिलाओं में। तो महिलाओं से अस्थिर सुशीलता से बचाव के लिए आयुर्वेद आधारित जो है जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आप सभी समझ ही रहे हैं कि संतुलित पोषण, हल्की शारीरिक गतिविधि और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से हड्डी को स्वस्थ और मजबूत बनाना है। माइंड में रखिएगा, अभी ये न्यूज़ में था। आप लोग बोलते रहे कि सर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ गया, कहाँ से क्वेश्चन था? तो भाई पढ़िएगा तब ना, इसे पढ़ना पड़ता है, कम से कम समझ के लिए पढ़िए ना, माइंड में रहेगा चीज़ें। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला स्वदेशी प्रतिजैनिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। अब देखो ये क्या है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रतिजैविक नेफ्रिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। तो ये कौन किया है? आपने देख लिया, माइंड में रखिएगा। विकास तो आप देख सकते हो, जाहिर सी बात है भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और वॉकहार्ट्स फार्मा कंपनी के सहयोग से ये पूर्णतः भारत में विकसित और क्लिनिकल रूप से कह सकते हो कि सत्यापित हुआ है ना। अगला यहाँ पे देख लो मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रयान 2 द्वारा कोरोनल मॉस इंडेक्स के चंद्र प्रभाव का पहला अवलोकन किसके द्वारा? चंद्रयान 2 द्वारा। देखो भाई ये हुआ है 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान 2 के चेस 2 उपकरण ने 10 मई 2024 को हुए सौर कोरोनल, ये ध्यान रखना, सौर कोरोनल मॉस इंडेक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएमई कहते हैं, कि चंद्रमा पर प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। माइंड में रखिएगा, सीएमई की घटना के दौरान चंद्र
एक्सोस्फीयर में दाब और न्यूट्रल परमाणु घनता में 10 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। उपकरण देख लो यहाँ पे, पृष्ठभूमि आप चाहो तो देख सकते हो। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत WHO का स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग मामलों पर वैश्विक आह्वान। यह है क्या, देख सकते हो, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से जुड़े प्रभावशाली और विस्तार योग नवाचार पर जो है शोध सार आमंत्रित करने हेतु एक वैश्विक आह्वान जारी किया। बेसिक बात है। तो उद्देश्य क्या होगा, तो इसका पहल का जो है लक्ष्य ऐसे AI आधारित स्वास्थ्य समाधानों को पहचानना है जो सफल सटीक और देशों विशेषकर ग्लोबल साउथ में लागू किए जा सके। अगला प्रश्न है मेरे भाई, राष्ट्रीय पोषण अभियान 2025 कहाँ पे संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। तो ये देहरादून में संपन्न हुआ, पूछे जा सकते हैं। तो 16 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में कौन से, तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन हुआ है। डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि रही है। पूछे जाएंगे, माइंड में रखिएगा। उद्देश्य क्या था भाई, तो सामुदायिक भागीदारी और व्यवहारिक परिवर्तनों के माध्यम से सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना रहा। यह मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित हुआ है। थीम पूछे जा सकते हैं ना कि भाई इसका इस बार का राष्ट्रीय पोषण अभियान 2025 जो देहरादून में संपन्न हुआ वो 8वां था। तो भाई इसका थीम क्या था इस बार का, तो देखो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस बार का थीम था, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अडानी गोड्डा पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी। देखो भारत सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड को झारखंड स्थित कितना, तो आप देख सकते हो 1600 मेगावाट गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दी। यह कनेक्शन कहलगांव, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेथन B400 kV लाइन पर लाइन इन लाइन आउट व्यवस्था किया जाएगा। बेसिक बातें हैं भाई, पृष्ठभूमि आप चाहो तो देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन भी देख लो, वैश्विक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निगरानी रिपोर्ट 2025 ये क्या कहा था जरा सा देख लीजिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 जो है प्रकाशित किया गया। तो ये बेसिक बात है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, शनि से परे काइरोन, ये ध्यान रखना, इसका नाम क्या है भाई, काइरोन के चारों ओर विकसित होता है रिंग सिस्टम। ये क्या कहता है जरा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 16 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित शोध के अनुसार साल 2023 में हुई नई खोजों से पुष्टि हुई कि शनि और यूरेनस के बीच घूमने वाले छोटे जलमय पिंड काइरोन, इसका नाम क्या है, काइरोन 2060 काइरोन के चारों ओर एक जटिल और विकसित हो रहा रिंग सिस्टम है। समझ में आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये 2060 काइरोन क्या है, ये एक खगोलीय पिंड का नाम है, माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। तो 23 अक्टूबर 2025 को इंडोनेशिया के बाली में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में 9th नंबर का स्थान मिला है। भारत 9वें स्थान पर है, पहले नंबर पर रूस है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो भारत में आप देखेंगे तो कुल जो है कितने, तो 72.73 मिलियन हेक्टेयर क्या है वन क्षेत्रफल है। पिछले आकलन में भारत 10वें स्थान पे थे और इस आकलन में जो है भारत 9th नंबर पे है, ठीक है ना, वन क्षेत्र में, जो कि अच्छी बात है। भारत में वन वृद्धि में वन में जो बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेस कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वो उसके स्थान पर, उसके हिसाब से ये 3रे स्थान पे भारत है। पहले नंबर पे वन में सबसे ज़्यादा जो वन जो है किस देश में, रशिया में है, रूस में है, ठीक है ना। उसके बाद रूस के बाद ब्राज़ील है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है। भारत का स्थान 9th नंबर का है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 2035 तक सतत ईंधन उपयोग में 4 गुना वृद्धि का IEA का अनुमान। ये क्या कहा था जरा सा देख लो। तो अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IEA कहते हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल पथवे टू 2025 जारी की, जिसमें अनुमान लगाया कि वर्तमान और घोषित नीतियों व निवेश प्रोत्साहनों के आधार पर 2035 तक वैश्विक सतत ईंधन उपयोग 4 गुना बढ़ सकता है। और यह रिपोर्ट ब्राजील की, आप सबको पता है कि COP30 अध्यक्षता से पूर्व प्रकाशित की गई है, तो माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये जो अभ्यारण्य है अभी ये न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा, ये वारनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो माइंड में रखिएगा। देखो वारनपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में काले हिरन का पुनरुज्जीवन यहाँ पे देखने को मिला है। क्या कर रहा है, छत्तीसगढ़ के वारनपारा या फिर वारनवारा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित
वन्य जीव अभयारण्य में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके काले हिरन की संख्या को पुनः जो है पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई, जो भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये कहाँ पे देखने को मिला है काले हिरन, तो माइंड में रखिएगा। बाकी आप लोग अभी देखा जाए तो काले हिरन की संख्या ऐसे कहा जा रहा है कि कुल जो है 77 काले हिरन हस्तांतरित किए गए, जो 50 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में और 27 जो है कनन पेंडारी प्राणी उद्यान बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन है भाई, देख लो, मध्य प्रदेश से बाघों का अंतरराज्यीय पुनर्वास कहाँ पे? मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की कितने नंबर की बैठक किया था? तो तीसरी बैठक में 1 बाघ और 9 बाघिनी को उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुनर्वास करने का योजना की मंजूरी दिया। तो माइंड में रखिएगा। उद्देश्य क्या है कि भाई कम जनसंख्या वाले अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाना और भारत के वन्यजीव संरक्षण नेटवर्क को सुदृढ़ करना। प्रोजेक्ट टाइगर आप सबको पता ही है। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की एक प्रमुख संरक्षण योजना है जिसकी शुरुआत पूछे जा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में की गई थी और देश भर में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व को कवर करती है। ये माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये तपतान ज्वालामुखी 7.1 लाख वर्षों बाद सक्रिय के संकेत देखने को मिला है। अब देखो प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों से पता चला कि दक्षिण ईरान में, कहाँ पे? तो दक्षिण ईरान के तफ्तान ज्वालामुखी, तफ्तान है ना, तफ्तान ज्वालामुखी जिसे अब तक विलुप्त माना जाता था, पुनः जो है कहा जाता है कि ये सक्रिय का संकेत देखने को मिला है। तो प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई ये तफ्तान ज्वालामुखी कहाँ पे है जो कि विलुप्त हो चुका था और जो सक्रिय होने का पॉजिटिव किया गया है? तो भाई ये दक्षिण ईरान में है। माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह है एक रिवर है जिसका नाम है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी प्रदूषण पर एनजीटी की रिपोर्ट मांग। अब देखो 15 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर अधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहते हैं, ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा यार ना, बोर्डो तथा सिरमौर के उपायुक्त से मारकंडा नदी प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह निर्देश औद्योगिक अपशिष्ट से नदी के प्रदूषित होने की शिकायतें के बाद दिया गया। अच्छा, मारकंडा नदी भाई कहाँ पे बहती है? तो भाई एक तो आपको ध्यान रखना है, यह हिमाचल प्रदेश प्लस हरियाणा राज्य में है ना, हरियाणा राज्य में, दोनों राज्य में बहती है। माइंड में रखिएगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। भारत की पहली एनडीए आधारित हाथी गणना, जनसंख्या में गिरावट का आकलन। देखो भाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिस शॉर्ट फॉर्म में जो है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, WIA कहते हैं, द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के अंतर्गत जारी रिपोर्ट में भारत में हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई, जो 2017 में से 25% कम है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यार माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका नाम है लेसर फ्लोरिकन की आबादी में गिरावट। लेसर फ्लोरिकन यह एक पक्षी है, बड़े पैर वाले पक्षी है ना, इनका पैर बहुत बड़ा बड़ा है रहता है। तो अब ये देख लेते हैं। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी अध्ययन में पाया गया कि लेसर फ्लोरिकन की वैश्विक आबादी घटकर केवल अब देखा जाए तो 150 से 200 रह गई है, जिसमें प्रजनन काल 2025 के दौरान गुजरात और राजस्थान में केवल 19 नर दर्ज किए गए हैं ना। तो माइंड में रखिएगा। तो IUCN गंभीर रूप से लुप्त प्राय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 1 और सिटीज प्रशिष्ट द्वितीय है, दूसरा में इसे रखा गया है, आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है, भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह बने ग्रीन हाइड्रोजन हब। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों कौन कौन सा है? तो अब यहाँ पे देख लो, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के VO और चिदम्बरम, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, देख सकते हो, गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के क्या नाम है, तमिलनाडु के BO चिदम्बरनार जो है पोर्ट, और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया। ये तीनों पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो कौन कौन सा है? एक तो गुजरात में है दीनदयाल पोर्ट, दूसरा तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार पोर्ट, और उड़ीसा के क्या नाम है भाई इसका? तो पारादीप पोर्ट। दोबारा सुनिए, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार पोर्ट और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ईयर रिपोर्ट में, मतलब CREA रिपोर्ट में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर भाई कहा गया। 10 अक्टूबर 2025 को सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एयर कहते हैं, इनके द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर जो है आधारित एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें इंडो गंगेटिक मैदान के शहरों में PM 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया। तो वाराणसी को पहले नंबर पर उन्होंने रखा, बेसिक बातें हैं। आगे देख लेते हैं, घड़ियाल ग्रीन स्टेट असेसमेंट IUCN द्वारा पहली वैश्विक रिपोर्ट। अब ये क्या कहता है जरा सा देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने घड़ियाल की पहली ग्रीन स्टेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें गंभीर रूप से छीन, मतलब कि ये क्रिटिकली
क्रिटिकली डिप्लीटेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आपको मैं बता दूं, वर्तमान स्थिति देखा जाए तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि घड़ियाल का जो है आश्रय कहाँ पे है, माइंड में रखिएगा। अगला जो सेक्शन हम लोगों का है यहाँ पे रिपोर्ट एवं सूचकांक। अगला जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो पहला क्वेश्चन है ना, तो ये है, देख सकते हो, राज खनन तत्परता सूचकांक 2025। और इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भाई कौन से राज्य पहले स्थान पे है। देखो, केंद्रीय खान मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए भारत का पहला, यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि भारत का पहला है ये राज खनन तत्परता सूचकांक जारी किया है ना। इंग्लिश में आप कहेंगे भाई स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SMRI कहते हैं, जारी किया है। उद्देश्य क्या है, तो राज्यों को इस आधार पर मापना है कि वे अपने गैर कोयला खनिज संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता और स्थिरता से करते हैं, जिससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा का एक नया युग शुरू होगा, है ना। तो देखो, इसमें 3 श्रेणी में बांटा गया है इसे। 2025 में बात कर लूँ तो पहला जो आप देख सकते हो यहाँ पे श्रेणी 1 में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी 1 मतलब ए में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य जो है ये कौन सा, मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है। श्रेणी बी में आप देख सकते हो इसमें गोवा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पे असम। और श्रेणी सी में जो है खनिज संसाधनों वाले राज्य में पहले नंबर पंजाब, दूसरे पे उत्तराखंड और तीसरे पे त्रिपुरा है ना। अगला प्रश्न है भाई, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछता है कि भाई इसमें इसका प्रकाशन कौन करता है ना। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OPHI कहते हैं ना, OPI 2000। अब देखो, इस बार का जो है ना, कह सकते हो शीर्षक रहा है जो प्रकाशित किया गया है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इस बार का शीर्षक क्या था, ये पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। तो ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैंजर्ड इस बार का जो है शीर्षक रहा है ना। तो माइंड में रखिएगा। रिपोर्ट में पहली बार देखा जाए तो यह आकलन किया गया है कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी जो है 4 प्रमुख जलवायु खतरे जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़, वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम में है, तो ये इस बार शामिल किया गया। अगला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, रिपोर्ट की मुख्य बिंदु वैश्विक स्तर पर निर्धनता को थोड़ा सा देख लेना। तो 109 देशों की जो है कितने, तो 6.3 मिलियन आबादी में से कितना, तो 1.1 बिलियन है। ये भी बिलियन है, मिलियन नहीं है, बिलियन है। तो बिलियन मतलब कि 18.3% लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। तो पूछे जा सकते हैं इसमें 43.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें आधे या उससे अधिक MPI संकेतकों में गंभीर, है ना, वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना भाई। तो ये डेटा थोड़ा सा आप सरसरी निगाहों से देख लेना। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है कौन जारी करता है इसके बारे में भी देखेंगे। देखो भाई, ये जो आप देख पा रहे हो भारत में बहुआयामी निर्धनता, चूंकि भारत वाला आपको अच्छे से देखना है। तो भारत में बहुआयामी निर्धनता की दर जो है 2005-6 में कितना था भाई, आप देख सकते हो। तो 55 दशमलव कितना 1% से घटकर जो है 2019-21 में 16.4% रह गया है ना। अब ये जारी कौन करता है आप सबको पता है, तो UNDP और OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। प्रथम संस्करण 2010 में जारी किया गया था। उद्देश्य तो आपने देख ही लिया है ना। आप माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, उद्देश्य इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, यहाँ पे सब कुछ लिख भी दिया हूँ। अच्छा, नोट जो है, भारत में MPI की गणना नीति आयोग द्वारा किया जाता है। ये अगर पूछा जाए कि भारत में इसकी गणना कौन करता है, तो नीति आयोग करता है ना। आगे बढ़े, चलो अगला जो है क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ से 2-3 बातें ध्यान रखना, हालांकि मैं तो डिटेल में लिखा हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो मैं आपको बता दूं, इस सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया गया है। यह विश्व के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की मात्रा को मापने के लिए बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक रैंकिंग है। अब कहिएगा सर इसमें भारत का रैंक क्या है और पहले नंबर पर कौन सा देश है, वही मैं बता रहा हूँ। तो वैश्विक रैंकिंग में देखा जाए तो 176 देशों में 53 रैंक के साथ भारत के कितने स्थान पे है भाई, तो 128वें स्थान पे है। कौन से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 28वां है। अब देखो क्षेत्रीय रैंकिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा, पूछे जाएंगे। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 39 देशों में अब देखो भारत का स्थान कितना गंदा है, 26वें स्थान पर है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, भारत को अधिकतर अस्वतंत्र, आप यहाँ पे देख सकते हो, अस्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। समझ रहे हो ना। इसमें पहले नंबर पे सिंगापुर आता है भाई, 84.1 अंक के साथ पहले नंबर पे। और ये मैं आपको बता दूँ, पहले स्थान पर जो सिंगापुर है, ये लगातार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना के रखा है सिंगापुर, समझ रहे ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है, तीसरे नंबर पे आयरलैंड है, बाकी 101 देश है। भारत के स्थान आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये ओवरऑली वाला ध्यान रखना है कि ये 176 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, ये वाला डेटा आपको माइंड में रखना ही रखना है भाई। तो 176 देशों में भारत का स्थान 128वां है। अगला क्वेश्चन है भाई, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 है ना, ये क्या कहता है। तो अब इसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, देखो मैं ये बुकलेट जो दिया हूँ एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको बेसिक समझ बन जाए। तो सूचकांक में भारत की स्थिति को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हेनले पासपोर्ट 2025 में भारत
पासपोर्ट गंतव्यों में देखा जाए, ये 57 गंतव्यों में वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा पहुंच के साथ कितने नंबर पे, तो 85 नंबर पे है। तो ये देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन सा है ना। अच्छा, ये भारत का स्थान, ये बोला मैं आपको बता दूं, जुलाई में 77वें नंबर पे आ गया था, है ना। लेकिन अब फिर से क्या हुआ, अभी जो आया अक्टूबर वाला, है ना, तो उसमें जो है भारत का स्थान हो गया 85 नंबर का, फिर से 78 पे आ गया, 77 पे आ गया था, फिर से ये स्थान हो गया है। पहले नंबर पे कौन सा देश है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिएगा, पहले स्थान पे कौन सा देश है भाई, देख लो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो देख सकते हो पहले स्थान पर जो है ना ये सिंगापुर है 193 देशों में। दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया है भाई, देख सकते हो, मतलब कि ये, अच्छा ये सिंगापुर ना, अच्छा इसका मतलब ये है कि सिंगापुर जो है ना 193 देशों में क्या कर सकता है भाई, वीज़ा मुक्त पहुंच सकता है, मतलब कि विदाउट वीज़ा का, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने सिंगापुर के बारे में बता दिया कि सिंगापुर के लोग जो है ना 193 देशों में भाई वीज़ा मुक्त जो है यात्रा कर सकते हैं। भारत में देखा जाए तो जरा सा देख लो, तो भारत जो है ना कितने, तो 57 देशों में, सिर्फ 57 देशों में जो है बिना वीज़ा से क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है, वीज़ा यात्रा कर सकता है, मतलब बिना वीज़ा यात्रा कर सकता है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये पहला स्थान किसका है और भारत का स्थान जो है कितना है, आपने देख लिया। चलो अगला है भाई, अगला यहाँ पे है भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट नीति आयोग की। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो भाई, नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, मतलब कि गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति पर एक जो है रिपोर्ट जारी किया। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे मछली उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक उत्पादन योगदान देख सकते हो कितना, 8% है, ठीक है ना। बाकी देख लीजिएगा, देश की तटीय सीमा की लंबाई आप देख सकते हो 11,098 किलोमीटर है। चलो आगे बढ़ जाए। बाकी ये जो SEZ है, इस सबको थोड़ा सा एक बार आप सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिएगा। नीली अर्थव्यवस्था क्या होता है इसके बारे में भी लिख दिया हूँ, मैं बता ही देता हूँ। देखो देख लो भाई, नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य महासागरों, समुद्रों और तटीय क्षेत्रों के सतत उपयोग से आर्थिक विकास, रोजगार और जो है आजीविका को बढ़ावा देने से है। आप लोग समझ ही रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब अगला यहाँ पे देख लो भाई, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, यहाँ पे ये वाला इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और भूमि पुनर्स्थापन पर जो है ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो हाल ही में यह रिपोर्ट आबू धाबी, ये पूछे जा सकते हैं, आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी किया गया है। पूछे जा सकते कहाँ से जारी किया गया, माइंड में रखिएगा, है ना। अब देखा जाए तो UNCED के बारे में, तो इसकी स्थापना 1994 में, प्रभावी वर्ष 1996, पक्षकार जो देश है 197 है, मुख्यालय इसका जो है कहाँ पे है, तो बॉन जर्मनी में है। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मरुस्थलीय भूमि क्षरण एवं सूखे से निपटना तथा भूमि की उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य। तो ये की पॉइंट आप माइंड में रखेंगे ना, एग्जाम में ऑप्शन रहता है, तो आप आराम से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पे योजना एवं कार्यक्रम। देखो भाई, अभी हाल ही में न्यूज़ में था ये, तो कपास क्रांति मिशन 2025। तो देखो 20 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितना, तो 600 रुपये की लागत, मतलब कि माफी चाहता हूँ यार, 600 करोड़ होगा, 600 बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। तो 600 करोड़ रुपए की लागत से कपास क्रांति मिशन की शुभारंभ किया। डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कितना इन्वेस्ट किया, है ना। अब देखो उद्देश्य क्या है, तो ये जाहिर सी बात है, कपास की खेती में अग्रणी राज्य अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो गुजरात जो है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कपास उत्पादन में ना, कपास उत्पादन में गुजरात अभी पहले नंबर पे है, उसके बाद महाराष्ट्र और कौन आता है, तो तेलंगाना आता है, ध्यान रखिएगा। तो चूंकि हालांकि यह मिशन महाराष्ट्र में शुरू किया गया, तो भाई उद्देश्य क्या है, इस मिशन का लक्ष्य है महाराष्ट्र में सफल उच्च घनत्व वृक्षारोपण वृद्धि को जो है तेलंगाना में दोहराना। बजट प्रावधान इसका क्या है, तो मिशन के लिए कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री ये धन्य धान कृषि योजना स्वावलंबन दाल मिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। तो ये 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 प्रमुख कृषि पहलों, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और स्वावलंबन दाल मिशन योजना का शुभारंभ किया। किसने किया, कहाँ से किया, तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला यहाँ पे है डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, मतलब कि PFRDA की नई योजना। ये क्या है, तो अक्टूबर 2025 को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PFRDA कहते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और अटल पेंशन योजना APY में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, बहुत अभी न्यूज़ में था। बांस योजना, डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि भाई अभी किस राज्य से संबंधित है। देखो तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बांस समझ रहे हो ना, बांस वही बांस है। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कितना, तो मल्लागुट्टा गांव में कोल्लन आदिवासी समुदाय की सहायता के लिए एक जो है कह सकते हो प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू किया गया। तो ये बांस परियोजना माइंड में रखिएगा। उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत आने वाली इस पहल के उद्देश्य आजीविका बहाल करना और पर्यावरण क्षरण से निपटना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। और खासतौर पर उस क्षेत्र का जो आदिवासी समूह है, उनकी जो है कहीं ना कहीं
इकोनॉमिकल कंडीशन भी इससे मजबूत होगा, तो आप लोग समझ ही रहे। अगला सेक्शन है डाटा बैंक। थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं सेक्शन इसमें इंक्लूड किया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम यहाँ में प्रश्न बनेगा। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत कितना नंबर का? तीसरा। तो देखो इस उपलब्धि की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मतलब ISA सभा के कितने नंबर का? तो ये 8वें सत्र, जो कि कब से कब तक हुआ था? 27 से 30 अक्टूबर 2025 के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ISA के अध्यक्ष जो इनका थे अभी प्रेजेंट टाइम में प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो भारत जो है 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत तीसरा बन गया है, ध्यान रखिएगा। भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक कितना है? तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है 2025 नहीं बल्कि 30 तक, ठीक है ना। चाइना पहले नंबर पे है, ये कितना कर रहा है, और अमेरिका दूसरे नंबर पे है 170 गीगावाट, और भारत जो है 125 गीगावाट अभी उत्पादन कर रहा है। तो पहले नंबर पे कौन है? भारत का स्थान क्या है, माइंड में रखिएगा, है ना। भारत जापान से भी आगे निकल गया है, ये देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। इसकी स्थापना जो है 2015 में 30 नवंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन मतलब कि COP21 के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल से हुआ था। मुख्यालय इसका भारत में है, गुरुग्राम में, हरियाणा में, भारत में है। सदस्य देश इसमें 107 सदस्य देश है, और 107वां सदस्य देश जो है ये क्या नाम है इसका? मालदोवा, है ना। मालदोव जो है इनके 107वां सदस्य देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिए। अच्छा, ये वन वाला तो मैं आपको बता ही दिया हूँ ना, आपने देखा ना, कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत 9वें स्थान पर है, ये क्वेश्चन हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। रूस पहले नंबर पे है, वन के मामले में मैंने आपको बताया। भारत का स्थान 9th नंबर का है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पे चाइना है, भारत का स्थान 9वां है। अब देखो भाई एक थोड़ा सा यहाँ पे डेटा देख लीजिएगा, है ना। ये केरल सर्वाधिक वनावरण में बढ़ोतरी वाले जो राज्य है सबसे ज़्यादा, हालांकि वन रिपोर्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ पिछले वाले क्लास में, है ना। तो केरल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लाइन ही लिख दिया हूँ कि सर्वाधिक वनावरण बढ़ोतरी वाले जो राज्य है, केरल में सबसे ज़्यादा 4137 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुआ। कर्नाटक की बात कर ले तो 3122 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 2606 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी को देखने को मिला है। ये भी आपने क्वेश्चन देख लिया। भारत में जंगली हाथियों की आबादी 8 वर्षों में लगभग 25% घटी है, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। कुल अनुमानित संख्या भारत में ऐसे ही हाथियों की संख्या अब जो है 22,446 हो गया है। तो वो सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, उसके बाद असम में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा संरक्षण की स्थिति को देख लीजिएगा। तो IUCN रेड लिस्ट लुप्त प्राय मतलब इंजर्ड वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 1 है ये में। अब देखो ये क्या है? SITES परिशिष्ट 1 है, ये पहला में इसको रखा गया है। और प्रमुख संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये महत्वपूर्ण है, ये किससे संबंधित है? तो आपने देख लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति मतलब एम्बर की रिपोर्ट आया है, तो क्या कह रहा है जरा सा देख लो। तो हाल ही में ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 की पहली छमाही सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है, स्तर हासिल किया है। इस दौरान बिजली क्षेत्र में होने वाले कार्बन उत्सर्जन 24 मिलियन टन की कमी दर्ज किया गया, ठीक है, आप देख सकते हो। अगला जो आप देख सकते हो क्वेश्चन भाई, उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण का मुख्य परिणाम 2023-24 का आया है। इसमें आप देख सकते हो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मतलब अर्थात वित्तीय वर्ष 23-24 कह सकते हो के लिए उद्योग के वार्षिक जो है सर्वेक्षण के परिणाम प्रकाशित किए हैं। तो GBA में शीर्ष जो है 5 योगदानकर्ता राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा योगदान 16% किसका है भाई? तो महाराष्ट्र का है, दूसरे नंबर पर गुजरात है। तो ये थोड़ा सा डेटा माइंड में रखिएगा। रोजगार देने के मामले में 5 राज्यों सबसे ज़्यादा रोजगार तमिलनाडु दे रहा है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, है ना। अगला देख लीजिएगा, हिंदुस्तान CPR लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 14 अक्टूबर 2025 को हिंदुस्तान CPR लिमिटेड, जिसे HSL शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, हिंदुस्तान CPR लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें इसकी वित्तीय मजबूती और समुद्री रक्षा में नवाचार करने की क्षमता को महत्वपूर्ण इसमें वृद्धि हुई है ना। हिंदुस्तान CPR लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1941 में हुआ था, मुख्यालय इसका कोची केरल है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा, है ना। अगला है यहाँ पे देख सकते हैं, ई नाम विस्तार व्यापार के लिए 9 नई वस्तुएं जोड़ी गई। अब क्या कह रहा है? अक्टूबर 2025 में भारत सरकार के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म के दायरे का विस्तार करते हुए 9 नई कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए शामिल किया गया इसमें। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट सिटी, नाम जरूर सुना होगा। तो गिफ्ट सिटी विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ हुआ, जरा सा देख लेना इसका उद्देश्य क्या है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया। कहाँ पे? तो गुजरात की जगह का नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ। गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है, ये पूछे जा सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, DRDO और SECI के बीच 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की समझौता हुआ, किसके बीच में हुआ? DRDO और
CECI के बीच में हुआ 300 मेगा। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SECI कहते हैं, ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश भर में स्थित DRDO प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा का परियोजनाएं का सेक्टर स्थापित की जाएगी। उद्देश्य जाहिर सी बात है 2027 तक रक्षा प्रतिष्ठानों को ऊर्जा तटस्थ और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना है। बेसिक बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा DRDO के बारे में। तो DRDO की स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है ना, भारत में। और वर्तमान अध्यक्ष DRDO के हैं डॉक्टर समीर V कामत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, न्यूज़ में था। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, अगला कह रहा है SECL द्वारा पहली महिला संचालित स्टोर यूनिट लॉन्च। ये क्या है भाई, देख लो। तो अक्टूबर 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SICL कहते हैं, इसकी सहायता से कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मतलब कि SECL को ने जो है कोरबा मतलब छत्तीसगढ़ में अपनी पहली महिला स्वचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किया। उद्देश्य जाहिर सी बात क्या है, तो कोयला क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को मजबूत करना। जाहिर सी बात है, आप लोग समझ ही रहे हैं। अगला जो सेक्शन है भाई आप लोगों का, ये है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति में आपको क्या क्या देखना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। तो भाई अक्काई, अब देखो अक्काई पद्माशाली में बात कर लूँ तो कर्नाटक की प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता, रिपोर्ट कर दे रहा हूँ वहाँ भी चलता यार, क्या मैं बोलूँ, लगातार कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, गला खराब हो गया। हाँ, मैं ये बोल रहा था चर्चित व्यक्ति में अक्काई पद्माशाली, ये कर्नाटक की प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता। अक्काई पद्माशाली इतिहास रचते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। माइंड में रखिएगा, इसका नाम शाली वाला ध्यान रखिएगा ना, पद्माशाली इसका नाम, अक्काई पद्माशाली है, कर्नाटक की है, माइंड में रखिएगा। अगला यहाँ पे शेरी सिंह, भारतीय प्रतिनिधि शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स, आपको पता ही होना चाहिए, यूनिवर्स 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक बार काट लीजिए। तो अरे भाई 2 बार काहे के लिए लिखा गया, कोई बात। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा टाइपिंग मिस हुआ, कोई बात नहीं। भारत की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहली जीत है। और 48वां संस्करण मनीला फिलीपींस के ओकरा रिजॉर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के जो है कितने, तो 120 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। तो भारत के शेरी सिंह ने जो है फिलीपींस के, कहाँ पे, फिलीपींस के ओकड़ा रिजॉर्ट में आयोजित किया गया था। यह जो है 48वां संस्करण, ये ध्यान रखना, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शेरी सिंह जो है, इसका नाम क्या है, शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 48वां, है ना, 48वां संस्करण मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, मनीला के कौन सा जो है रिजॉर्ट में, तो ओकरा रिजॉर्ट में आयोजित किया गया था, जो कि दुनिया भर में 120 लोगों ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में आप सभी लोग जानते हैं बहुत कायदे से। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो जुलाई 2025 में एक्जिम 4 मिशन के तहत क्या हुआ था भाई, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इसके बारे में आप लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्हें जो है देशव्यापी विकसित भारत विल्डथॉन का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया। पूछे जा सकते हैं, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ना विल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह पहल कक्षा 6 से 12 के छात्रों को नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षा के लिए प्रेरित करती है ना। अब जो अलग अलग अपॉइंटमेंट है थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो नियुक्ति है। अब ये साना ए तकाइची की मैं बात कर लूँ, साना ए तकाइची नाम ही इसका, क्या नाम है भाई, साना ए। तो 21 अक्टूबर 2025 को कितने नंबर का भाई, कितने वर्ष की है, तो 64 वर्षीय साना ए तकाइची ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, आपको पता ही होना चाहिए, है ना। और ये आयरन लेडी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जापान की आयरन लेडी के नाम से। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, अनंत गोयंका जो है ये FCI में मतलब फिक्की ने RPG ग्रुप के उपाध्यक्ष अनंत गोयंका को 25-26 के लिए अपना जो है अध्यक्ष निर्वाचित किया। वे हर्षवर्धन अग्रवाल के स्थान लेंगे, जो फिक्की के वार्षिक बैठक नवंबर 2025 में होगी। ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। परवीर रंजन की मैं बात कर लूँ, तो परवीर रंजन जो 1993 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी है, उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब CISF के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा परवीर रंजन को, है ना। अब यहाँ पे मतलब कि शिरीष चंद्र मुर्मू की मैं बात कर लूँ, तो 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, किसे, तो आप कहेंगे, माइंड में रखिएगा, ये शिरीष चंद्र मुर्मू को यहाँ पे किया गया। नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 को से प्रभावी रहा है, और बाकी चीज़ आप सबको पता ही है। अब निधन को देख लीजिए एक बार, पीयूष पांडे जो लगातार न्यूज़ में था। तो देखो ये भारत के
24 अक्टूबर 2025 को भारत के विज्ञापन जगत के प्रसिद्ध पीयूष पांडे, नाम जरूर सुना होगा, एक नारा आपने सुना होगा, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा जो है यही पीयूष पांडे ने दिया था। तो प्रश्न पूछे जा सकते क्योंकि इसका हाल ही में निधन हो गया। तो 24 अक्टूबर 2025 को भारत के विज्ञापन जगत के प्रसिद्ध पीयूष पांडे का जो है संक्रमण के कारण निधन हो गया और ये 70 वर्ष के थे। पीयूष पांडे वही व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक नारा अब की बार मोदी सरकार ये नारा दिया था, पीयूष पांडे ने दिया था। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम है गोवर्धन। क्या नाम है मेरे भाई? गोवर्धन जो है असरानी। इनका भी देखा जाए तो ये प्रसिद्ध अभिनेता गोवर्धन असरानी जो अपने हास्य और बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, ये 84 वर्ष की एज में मुंबई में निधन हो गया। पंडित जो है छन्नू लाल मिश्र, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित छन्नू मिश्र का जो है 2 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 89 ईयर के एज में निधन हुआ। जीजी पारिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 अक्टूबर को ना वायुर्वेद गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक का निधन हो गया। आप लोग ये देख लीजिएगा। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सम्मेलन और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अगला जो है यहाँ पे 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ये पूछे जा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा रखिएगा। तो आप देखेंगे तो 11वां जो है ना वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है, दुबई में आयोजित किया गया। इसमें कितना 30 से अधिक देशों ने, कितना आप देखेंगे तो 3300 से अधिक प्रतिभागी ने शामिल लिया। माइंड में रखिएगा। थीम क्या था इस बार का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनोवेटिव फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, इस बार का थीम था, माइंड में रखिएगा। अगला जो सम्मेलन था ये अरावली शिखर सम्मेलन 2025, बहुत ही अभी अरावली के लेके अभी आपको पता ही होना चाहिए, हालांकि केंद्र सरकार इस पर तो रोक लगा दिया है खनन पर, तो कितना न्यूज़ में था आपको पता ही होना चाहिए। तो भाई ये जो है अरावली शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 अक्टूबर 2025 को अरावली शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, मतलब जेएनयू के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जो है एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय के 70 वर्षीय समारोह का हिस्सा है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और बौद्धिक जो है स्वतंत्रता के साथ है ना दशकों का प्रतीक है। अगला सेक्शन है हम लोग का जो महत्वपूर्ण अभियान है और युद्धाभ्यास है, उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। इसका नाम है इन रोकन, ऐसे बोल सकते हो, मतलब इसमें क्या है, इंडिया है और यहाँ पे दक्षिण कोरिया इसमें हिस्सा लिया है ना, इस तरीके से माइंड में रख सकते हो। तो देख सकते हो भारत के नौसेना और जिसे आईएन से बोल सकते हो भारतीय नौसेना, और दक्षिण कोरिया की नौसेना जिसे हम लोग ROKN बोलते हैं, ने जो है कहाँ पे? तो बुसान नौसैनिक बेस में अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम क्या है? इनकॉर्न, है ना। इनकॉर्न जो है, सॉरी इनकॉर्न में बोल रहा हूँ, हाँ इनरॉकन ऐसे माइंड में रख सकते हो, इनरॉकन है ना, मतलब कि दक्षिण कोरिया, ROKN है, तो आप इसे रोक में पढ़ सकते हो। इनरॉकन जो शुरू किया है कहाँ पे? तो बोशान नौसैनिक बेस में, ठीक है। तो इसमें INS सह्याद्री शिवारिक क्लास फ्रिगेट ने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया था, और अभ्यास में हर्बल फेज, ये बेसिक बातें हैं, और सी फेज दोनों शामिल था, तो माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये भी किसके बीच में होगा, बहुत, अब ये दोनों के लिए कन्फ्यूजन होगा। तो ये इन रॉकन है, मतलब कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ था, ये दोनों में नौसैनिक ने हिस्सा लिया था। ये क्या है भाई? कॉनकर्न है, कॉनकर्न 2025, ये किसके बीच में होगा? तो देखो भाई ये भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो 5 अक्टूबर को भारत के पश्चिमी तट पर एक्सरसाइज कॉनकन 2025 का शुभारंभ किया गया है, और ये जो है आप देखेंगे तो 5 से लेके 12 अक्टूबर तक चला यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया है। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। जल प्रहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अलग अलग चरण हुआ है, तो पहला और दूसरा चरण देखिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो जल प्रहार जो है किसके बीच में होगा, एक मिनट जरा सा दिखाता हूँ। तो जल प्रहार 2025 भारतीय नौसेना और भारतीय सेना, 2 बार लिखा गया क्या? भारतीय नौसेना, बिल्कुल एक ही बार है, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के बीच पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित त्रिवार्षिक संयुक्त, ये क्या है? उभयचर अभ्यास था। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? उभयचर अभियानों में 2 सेनाओं के बीच तालमेल, संचालन योजना और क्रियान्वयन को मजबूत करना, है ना। पहला चरण जो है हर्बल फेज विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, जिसमें INS घड़ियाल पर प्रशिक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और यहाँ पे टीम जो है बिल्डिंग गतिविधियां की गई। दूसरा चरण जो है सी फेज, ये ध्यान रखना कहाँ पे? तो काकीनाडा समुद्र तट पर दूसरा फेज हुआ है, माइंड में रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान को देखिए। अब देखो मेरे भाई, ये सब आपको ध्यान में रखना है 2-3 बार। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को और स्मृति मंदना को सितंबर 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था। 2 व्यक्ति, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदना, माइंड में रखिएगा। अभिषेक शर्मा ने जो है एशिया कप में 7 मैचों में कितना? तो 314 रन बनाए और 200 की जो है स्ट्राइक रेट के साथ ये करियर
हाई मतलब कि 931 और ICC T20I में रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 4 ODI में 308 रन बनाए। ये सब बेसिक बात है, बस आपको ध्यान रखना है। अब अगला देख सकते हो, ऐसा पुरस्कार जो है 2025, तो मैं आपको बता दूं, भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ऐसा अवार्ड 2025 दिया जाता है। 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्राप्त किया। कहाँ पे? तो ये कुआलालंपुर से प्राप्त किया है, माइंड में रखिएगा, ठीक ना। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख लो नोबेल प्राइज 2025। तो मेरे भाई नोबेल पुरस्कार ना आप सबको पता है कि टोटल जो है 6 क्षेत्र में अभी दिया जाता है। एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, दूसरा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो भाई, इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है ना। तो 2 अमेरिकन है और 1 जापान के है। नाम कैसे याद रख सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसको ध्यान रखना लेना, मेरी फ्रेंड सिमोन, जिन्हें मेरी फ्रेंड सिमोन है, जो कि डॉक्टर है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो मतलब कि ये किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया है पुरस्कार, ये पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन आएगा तो चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना। मेरी फ्रेंड जो है ना, मेरी फ्रेंड क्या है, नाम है इसका सिमोन है, जो कि चिकित्सक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। अब इसका पूरा नाम क्या है, तो देखो मेरी ई ब्रूनको है, दूसरा जो है ये अमेरिका के हैं, दूसरे हैं यहाँ पे फ्रेंड डेम्सडेल, ये भी अमेरिका के हैं, और सिमोन साकागुची जो है ये जापान के हैं, ठीक है ना। तो मेरी फ्रेंड सिमोन, इन्हें जो किसे क्या मिला है भाई, किस क्षेत्र में, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। इसका योगदान क्या था भाई, तो इन्हें जो मिला है यह पुरस्कार, है ना, तो परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधी उनकी खोजों के लिए इन्हें मिला है। बाकी मैं ये डिटेल में लिख दूँ, बस ये पूछता नहीं है, ये वाला पूछा जाएगा, माइंड में रखिएगा, है ना। हालांकि क्या पता भाई एग्जामिनर है पूछ लेगा, तो बस माइंड में रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो, परिधीय जो है प्रतिरक्षा सहिष्णुता संबंधी उनकी खोज के लिए विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल आपको पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, तो टी सेल्स और जो है POXP3 जीन के संबंध में उनकी खोज के लिए दिया गया। तो सेल और जीन थोड़ा सा ये माइंड में रखेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, मेरी फ्रेंड सिमोन, है ना, ये तीनों को मिला है। देखो भाई कैसे भी करके याद होना चाहिए एग्जाम हॉल में। फिजिक्स में किसे मिला है जरा सा देख लो भाई, तो इसमें भी 3 लोगों को मिला है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है, और इकोनॉमी में भी 3 लोगों को मिला है। तो देखो इस बार देखेंगे तो मेडिसिन में 3 लोगों को मिला है, फिजिक्स में 3 को मिला है, केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, और इकोनॉमिक्स में भी, अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को मिला है। मतलब कि 4 क्षेत्र में इस बार 3 लोगों को मिला है। अब ये कैसे याद रख सकते हो, अब देखो एक आपका फिर से दोस्त है, इसका नाम है मार्टिनिस। तो मार्टिनिस जो ना, मार्टिनिस से आप बोलो कि मार्टिनिस डेवोरेट क्लार्क है, मार्टिनिस डेवोरेट क्लार्क है, जो कि भौतिक विज्ञान का कुछ ज़्यादा ही नॉलेज ये रखता है। इस तरीके से माइंड में रख सकते हो। ये तीनों अमेरिका का है। इसका पूरा जो नाम है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, और तीसरा जो नाम है यहाँ पे जूम कर दो क्या, जॉन एम जो है मार्टिनिस इसका नाम है। इस तरीके से माइंड में रखो, कैसे भी करके ना ये ध्यान में रख लो। इसे जो मिला है भौतिक के क्षेत्र में 3 लोगों को, ये तीनों अमेरिकन है। एक विद्युत सर्किट में जो है माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक ना टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए इन्हें मिला है, माइंड में रखिएगा। उसके बाद जो है रसायन के क्षेत्र में जो मिला है ना, ये बहुत आसान है। तो चूंकि सुसुमो जो है कितागावा जो कि जापान की है, और रिचर्ड रॉबर्टसन ये ऑस्ट्रेलियन है, और उमर यादगी जो है अमेरिका के हैं, जो कि ये मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें मिला है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा तीनों को। देखो भाई आप ये साहित्य वाला एक ही को है, माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हंगरी के है, इसमें जापानीज एक है, एक अमेरिकन है, एक ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा साहित्य के क्षेत्र में जिसे मिला है, इसका नाम है लाजलो होरकाई। पूरा नाम देखो, क्राजना नहीं आपको ध्यान रखना है, ये होरकाई से ध्यान में रखना, माइंड में आ जाएगा, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करने के लिए उनके सम्मोहक और दूरदर्शी संपूर्ण साहित्य कार्य के लिए इन्हें दिया गया। शांति के क्षेत्र में जो ये साहित्य के क्षेत्र में शांति में मिला है, ये तो बहुत आसान है, मिरियाना कोरिना मचाडो वेनेजुएला के उन्हें मिला है। अर्थशास्त्र में भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। जोएल फिलिप पीटर, ऐसे बोल सकते हो कि भाई इनके पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये विदेशी है। जोएल फिलिप पीटर, है ना, नाम भी ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके से माइंड रख सकते हो। तो जोएल मुकीर, फिलिप अगियन, और पीटर हॉविट इसका नाम है। तो जोएल मुकीर जो है कहाँ के हैं भाई, नीदरलैंड के हैं। फिलिप की बात कर ले तो फिलिप अगियन जो है फ्रांस के हैं, और पीटर हॉविट की बात कर लिए कनाडा के, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाई ग्लोबल टूरिज्म पुरस्कार। देखो भाई ये आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग 2025 का ग्लोबल टूरिज्म पुरस्कार दिया गया है। तो माइंड में थोड़ा सा रख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला यहाँ पे देख सकते हो क्या नाम है इसका, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो अक्टूबर 2025 में कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया। और 2025 के लिए यह पुरस्कार जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से प्रोफेसर किसको, अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार, इसमें पुरस्कार की राशि देखा जाए तो कितना, तो $10,000 अमेरिकी दिया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चर्चित स्थल। तो अयोध्या की बात कर लो भाई, उत्तर आपको पता ही होना चाहिए, अभी इस बार कितना न्यूज़ में था। तो उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के
कितना तो 2025 दीपोत्सव में 56 घाटों में कितना तो कितना देख सकते हो 26,17,215 दीपक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, जिसमें राम की पैड़ी भी शामिल था, है ना। तो ये थोड़ा समझ में रखिएगा। अभी हाल ही में बालोद जो अभी हाल ही में चर्चा में था, ये अलग स्थल है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की कि बालोद जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। जालोद है ना, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। मिंगला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2025 में सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट हिमांक ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लद्दाख में जो है समुद्र तल से कितना तो 19,400 फीट ऊपर जो है कौन सा दर्रा है यहाँ पे, तो मिंगला दर्रा पर दुनिया का सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण करके अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ये पूछा जाए मिंगला दर्रा किस राज्य में है और क्यों अभी चर्चा में था, वहीं अब यहाँ पे कुछ चर्चित पुस्तक देख लीजिए इस मंथ का, है ना। तो पहला जो पुस्तक है भाई द ब्रह्मशास्त्र अनसील्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो शिवानंदन के द्वारा। महात्मा गांधी और पर्यावरण की मैं बात कर लूँ तो यह भी लिखा गया, इसका नाम था टी, यहाँ पे ये नाम नहीं, यहाँ पे नाम है TN खोसू के द्वारा। अगला है यहाँ पे वे आपको गोली मार देंगे मैडम, ये किनके द्वारा, तो हरिंदर वाठे के द्वारा लिखा गया है। द हीटमैन जो लिखा गया है भाई तो विजय लोकपल्ली और जी कृष्ण के द्वारा लिखा गया। अगला है यहाँ पे द इंट्रूडर जो है लिखा गया फ्रीडा मैक फेडन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे द मिडनाइट किंग लिखा गया है यहाँ पे तारिक, तो द मिडनाइट किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो तारिक अस्कनानी के द्वारा लिखा गया है, माइंड में रखिएगा। द विंडो जॉन ग्रीशम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला सेक्शन है भाई क्रिकेट का, आइए देख लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा सा। अब ईरानी कप को थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, ईरानी कप क्या कह रहा है ना, ईरानी कप 2025-26। तो देखो भाई ईरानी कप 2025-26 के 22वें संस्करण का आयोजन BCCI द्वारा 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। विजेता आप सबको पता है भाई कौन है ना, कितने लोग बता सकते हैं? विजेता विदर्भ है ना, आप सबको पता है। शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया, है ना। उपविजेता शेष भारत है, रेस्ट इंडिया। चलो विदर्भ की उपलब्धि यह संदर्भित विदर्भ की उपलब्धि यह विदर्भ की तीसरा ईरानी कप खिताब है। और इससे पहले 2017-18, 18-19 में जीता था और 2020 में भी जीत लिया, है ना। ईरानी ट्रॉफी के बारे में देख लो, बेसिक बातें हैं। प्रथम आयोजन देखा 1959-60 में किया गया था। सर्वाधिक विजेता भारत टीम जिसने अब तक 26 बार ईरानी कप जीता है भाई, ध्यान रखना। अगला है फुटबॉल को थोड़ा सा देख लो एक बार। देखो सेफ अंडर-17 प्रोस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की बात कर ले तो आप देख सकते हो इस चैंपियनशिप के कौन से संस्करण, तो 10वें संस्करण का आयोजन 15 से 27 सितंबर 2025 तक कहाँ पे, रेस फॉर इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में किया गया। ये पूछे जा सकते हैं। विजेता की बात कर ले तो भारत की अंडर-17 फुटबॉल टीम है। उपविजेता बांग्लादेश है। फाइनल में देख सकते हैं तो फाइनल में मुकाबला 2-2 ड्रॉ पर समाप्त हुआ, जिसके बाद भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से जीत दर्ज कर खिताब जीता है। अब थोड़ा सा इसे आप चाहो तो देख लो एक बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ मतलब सैफ के बारे में। तो स्थापना 1997 में, मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश है। संस्थापक देश जो है 6, इसमें है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव इसमें शामिल है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन है, माइंड में रखिएगा। अगला सेक्शन है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025। ये पूछा नहीं जाएगा तो ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो भारत ने पहली बार जो है इस प्रतियोगिता विश्व चैंपियनशिप में मेजबानी किया। विजेता जो है अर्जेंटीना, उपविजेता इंग्लैंड है। और अर्जेंटीना की बात कर ले तो 2-1 को हराकर दूसरी बार खिताब जीता है ये, ठीक है। और भारत ने तुर्की को हराकर विश्व कप में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ये सब। इसका स्थापना 1981 में किया गया था फ्रांस पेरिस में। मुख्यालय इसका ब्रोन जर्मनी में स्थित है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्या नाम है भाई इसका, देख सकते हो, कितने लोग जानते हो? IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025, ठीक है ना। देखो भाई मैं आपको बता दूं विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF द्वारा 2 से 11 अक्टूबर तक नार्वे के, कहाँ पे, तो नार्वे के फोर्ट में इसका आयोजन किया गया। पहली बार था जब किसी छोटे शहर में इतनी बड़ी देखा जाए तो भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, तो मीराबाई चानू महिला की कैटेगरी में देखा जाए तो 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इस बार जीता है। स्वर्ण पदक जो है ये उत्तर कोरिया के जीते हैं, इसका नाम है री सोंग गुम, जो कि इन्होंने कितना उठाया वजन, तो 213 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है ना। और मीराबाई चानू 199 किलोग्राम उठाया है, आप सबको वजन उठाया है। मीराबाई चानू विश्व का चैंपियनशिप में तीसरा पदक जीता है। यह मीराबाई चानू का विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में देख लो तो स्थापना 1905 में। मुख्यालय इसका जो है लुसाने स्विट्जरलैंड है। और अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में जो है मोहम्मद हसन जालूद इसके अध्यक्ष है। बैडमिंटन को थोड़ा सा देख लो मेरे भाई, देखना जरूरी है। तो BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, तो इसमें
BWF विश्व चैंपियनशिप जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 19 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी असम में किया गया था। आप सबको पता होना चाहिए। भारत वर्ष 2008 के बाद दूसरी बार जो कि यहाँ पे मेजबानी किया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस बार कहाँ पे, तो असम में, असम के गुवाहाटी में किया गया, ठीक है ना। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसका नाम है तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है ना। साइना नेहवाल इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। इन्होंने 2008 में खिताब जीता था। साइना नेहवाल है ना, 2008 में, बहुत पूछता है ये। तन्वी शर्मा की मैं बात कर लूँ तो फाइनल मुकाबले में, अच्छा यहाँ पे स्वर्ण पदक किसने जीता, देखो इसका नाम ही है अनियापत फिचित प्राचासाक इसका नाम है। ये थाईलैंड के हैं। तो तन्वी शर्मा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तन्वी शर्मा कौन सा पदक जीता है तो आप लोग देख ही लिए हैं, है ना, रजत पदक इन्होंने जीता है। इसके बारे में देख लो, इसका स्थापना 1934 में हुआ था। मुख्यालय जो है कुआलालंगपुर मलेशिया है, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एथलेटिक्स को थोड़ा सा तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, तो 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो 12वें संस्करण का आयोजन 27 से लेकर 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसे बड़े खेल का ना, ये बड़े होगा, बड़े खेल का मेजबानी किया। शुभंकर विराज था, माइंड में रखिएगा। कुल पदक जो है इसमें देखा जाए तो भारत ने रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिया, 22 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण है, 9 रजत है और 7 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत का रैंकिंग 10वां है। तो पहले में कौन है भाई, कितने लोग बता सकते हो, आप लोग बताओ। और भारत की बात, ऐतिहासिक उपलब्धि की बात कर लूँ तो यह इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का, यहाँ पे अब तक लिख लो भाई, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, है ना। अब यहाँ पे कुछ व्यक्ति का नाम है जिसका नाम देख सकते हो। भारत ने खेल में कुल 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए। सुमित अनिल की बात करें तो पुरुषों का भाला फेंक में F64 वर्ग में 71 मीटर फेंका। शैलेश कुमार जो है पुरुष को ऊंचाई कूद में 63 में इतना मीटर 1.91 मीटर का दौड़ किया। और रिंकू हुड्डा की बात कर ले तो पुरुषों के भाला फेंक में F46 में 66.37 मीटर फेंका भाई, ठीक है ना। एथलेटिक्स जलीय खेल, आप इसे थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि इस चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक, है ना, वीर सावरकर, है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यह पहली बार था जब भारत ने इस बड़े महाद्वीपीय एथलेटिक्स इवेंट, है ना, एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी की। आयोजक जो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, गुजरात खेल प्राधिकरण, एशिया एथलेटिक्स और भारतीय तैराकी महासंघ। अच्छा, इसका जो शुभंकर था भाई, ये जलवीर था, एक ऊर्जावान जलीय सुपर हीरो भारत का प्रदर्शन रहा है। कुल पदक इसमें भारत 13 पदक जीता है, ठीक है, जिसमें 0 स्वर्ण है, स्वर्ण एक भी नहीं जीता, 4 रजत है और 9 कांस्य पदक जीता है। और देखो यह भी ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की देखा जाए तो यह इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, ऐसा बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो है कह सकते हो ये दिसंबर महीने का कंप्लीट हो गया 2025 का करंट अफेयर्स डिटेल वाला ये है, ठीक है ना। मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव वाला, बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड है, तो भाई चूंकि जितना दे रहा हूँ उसका उतना करते जाइए। और देखो एक वन लाइनर मैं करवाया हूँ यूट्यूब पे, आप जाके देखना, उसमें जनवरी से लेके शायद अगस्त तक का है, उस वीडियो को अच्छे से देख लो, डिटेल में भी मैं चर्चा किया हूँ, ये वाला सीरीज देख लो। उसके बाद मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ ना, वहाँ पे करते जाओ, और ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, बहुत देर उस पर काम चल रहा है, उतना कर लेना। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर हमें अगर बुक पढ़ना है, तो देखो भाई मैं यही बोलूँगा, अगर आप एसपीडी पढ़ते आए तो उसी को पढ़ो, और एसपीडी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी है, दे चुका हूँ, तो बस उसको करो और इतना करो। करंट के लिए अब मत भटको, बहुत सारी बुक मार्केट में आएगा, हर के चक्कर में मत पढ़ो, हर एक बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो एक भी सही से तैयार नहीं होगा। तो इसलिए एक चीज़ को अच्छे से तैयार करो, आप लोग बिल्कुल बोनाफाइड बन जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।